बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहाम आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा हुआ होगा। हम हमेशा अपने प्रोग्राम से तलकीन करते हैं कि आपने दिन का आगाज़ जो है वो बड़े लाइट से ब्रेकफास्ट के साथ साथ एक एक्सरसाइज से करना है। विंटर्स में ख़ास तौर पर एक्सरसाइज को अपनी रूटीन का जो है वो मामूल बनाने, क्योंकि हम जो है वो अपने बेड्स पे बैठे रहते हैं, इतना ज़्यादा काम नहीं करते, तो हमारी जो बॉडी जो डिमांड करी होती है, एक हलचल डिमांड करी होती है, एक एक्सरसाइज डिमांड करी होती है, उसको हम नहीं दे पाते। तो बॉडी की नीड्स को देखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने बच्चों की भी सेहत का ख्याल रखें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है। हम देख रहे हैं कि वकला हज़रात जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं, पंजाब भर में जो है वो एहतजाज किए जा रहे हैं। मुबैना तौर पर एक वकील को जो है वो कत्ल किया गया है। ये वाक़या क्या है, इसकी डिटेल्स क्या हैं और आगे का वकला बरादरी का क्या लाएहमल है। इसकी वजह से आम जो हमारे पिटिशनर्स थे या जो जिनके केसेस लगे हुए थे कोर्ट्स में, उनको जो है वो ताख़ीर भी हो रही है। तो आगे का लाएहमल किस तरह बनाया जाएगा, इस पर तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अदनान साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? आप सुनाए तो मैं ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर। नाज़रीन, इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन राना सलमान ज़मीर, जो कि रिपोर्टर के भी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इनसे आज हमने बात करनी है कि 25 साल बाद बसंत की जो है वो इजाज़त दे दी गई है। मुल्तान में कौन से स्पॉट्स देखे जा रहे हैं कि वहाँ पर जो है वो जो है ये मेला सजेगा। जो पुराने जो लोग थे जो इस चीज़ का कारोबार करते थे, क्या वो अब दोबारा इसको कारोबार को शुरू करेंगे। इन्हीं के साथ साथ मुल्तान के डिफरेंट जो है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर गुफ्तगू करनी है। और ट्रैफिक के कवानीन में जो तरमीम की गई, उसके बाद अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में जैसी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। एक तरफ जो है वो हुकूमत ये कह रही है कि आप हेलमेट पहने, अपनी सेहत का ख्याल रखें और कवानीन पर अमल करें। दूसरी तरफ जब लोग हेलमेट लेने जाते हैं तो मार्केट में हेलमेट जो है वो मौजूद नहीं है। तो इस हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं तो हम? अल्हम्दुलिल्लाह। राना साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप बड़े हशाश वशाश लग रहे हैं। लगता है कि आपने भी मॉर्निंग का आगाज़ जिस तरीके से आपने बताया कि एक्सरसाइज से करना चाहिए, तो आपने भी मेरे ख्याल से फिर एक्सरसाइज शुरू की हुई है। ऐसे ही है, बस थोड़ा सा रूटीन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा जो है वो थोड़ा फिटनेस की तरफ आएँ, थोड़ा ध्यान रखें। आप भी, मैंने सुना है कि स्टार्ट कर दी आपने एक्सरसाइज। हाँ आप कह जी। रहे थे हम इकट्ठे स्टार्ट करते हैं लेकिन वो थोड़ा हमारा टाइम टेबल जो है वो टाइम नहीं टेबल बन थोड़ा सा सका। इशू हुआ हुआ है। मैं अदनान साहब से ज़रा स्टार्ट करना चाहूँगा। अदनान साहब, वकला बरादरी जो है वो सरापा एहतजाज है। मैं चाहूँगा पहले हमारे नाजरीन को ये बता दें कि ये वाक़या था क्या और क्यों जो है वो इस एक्सट्रीम स्टेप की तरफ जो है वो वकला बरादरी को जाना पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की लिए और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। देखें तो हम ये जो मैटर है ज़ीशान डुड्डी वाला, इस पर पंजाब बार कौंसिल ने और पाकिस्तान बार कौंसिल ने स्ट्राइक का ऐलान किया। एक्चुअली लास्ट वीक जब हमें ये बात पता चली कि हमारे एक वकील भाई जो ज़ीशान डुड्डी है, बिहाड़ी बार का मेंबर है, उसको बेईमाना तरीके से तशद्दुद करके और उसके घर में जाकर जो SHO माछीवाल है उसने जो है वो हमला करके कत्ल करके शहीद कर दिया। तो जिस तरह ये ख़बर हमें मिली और हमने उसी वक्त फिल फॉर इस पर प्रोटेस्ट का ऐलान हमारे पंजाब बार कौंसिल से किया गया। फिर सामने हक़ाइक़ आए तो मालूम हुआ कि ज़ीशान डुड्डी जो हमारी बार का मेंबर है, उस पर अगर कोई सपोज FIR थी, तो अगर FIR होने के साथ साथ जो एक कानूनी तरीक़ाकार है उसको अरेस्ट किया जा सकता था। उसको किसी भी तरीके से बार एसोसिएशन के ज़रिए उसको अप्रोच किया जा सकता था। ये तो नहीं था कि आप एक मासूम शख्स को उसके घर जाके उसके घर वालों के सामने दरिंदगी दिखाते हुए और इस तरह से डायरेक्ट फायर करके उसको शहीद कर दें। हमारा प्रोटेस्ट बेसिकली ये था कि आप किसी भी, ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो हर शहरी को उसकी हिफाजत करेगी और उसी तरह हम लॉयर्स भी हैं, हमारी हिफाजत भी रियासत की जिम्मेदारी है। तो ऐसा तो कोई इलीगल एक्ट नहीं किया गया था, खुदा न खास्ता कोई वो दहशतगर्द थोड़ी था जिसको आपने घर जाके इस तरह से मारा है। तो अगर कोई FIR थी तो उस पर कानून का रास्ता इख्तियार किया जा सकता था। तो इस बार पर हमने प्रोटेस्ट का ऐलान किया, पंजाब बार कौंसिल ने, पाकिस्तान बार कौंसिल ने। उस पर हमने जो है वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान ने, बिहाड़ी ने, हमने पूरा वीक जो था लास्ट, उस पर हमने प्रोटेस्ट किया। और इवन के हमारी जो मुतालबात थे, हमारे मुतालबात ये थे ज़ीशान डुड्डी के, पहला था कि क्रॉस वर्शन को दर्ज किया जाए और दूसरा ये था कि उसके जो मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए, नामज़द करके गिरफ़्तार किया जाए और तीसरा ये था कि DPO को जो है वहाँ से मुअत्तल किया जाए और या ट्रांसफ़र किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी जायज़ सी बातें थी कि कानून के कटहरे में आना चाहिए। वो शख्स जो एक कातिल है उसको अदालत ने देखना है और अदालत ने उसके
ट्रायल करने के बाद उसको सज़ा देनी है। अब हमने तो ये नहीं कहा कि उसको सामने लाओ तो हम उसको मारेंगे, तो हमने तो सिर्फ ये कहा कि कानूनी रास्ता अख्तियार किया जाए। अगर किसी ने गलत एक्ट किया तो वो सामने आ जाएगा, और इसके साथ साथ की जुडिशियल इंक्वायरी भी होनी चाहिए ताकि पता चले कि ये मर्डर है या ये वाकई कोई ऐसी बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये प्रोटेस्ट किया और बड़ी जायज़ सी बात थी हमारी। पंजाब बार कौंसिल इस पर उसने ऐलान कर दिया और उसने कहा कि हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। अगर हमारे भाई ज़ीशान टूटी के कातिलों को गिरफ्तार ना इस वक्त की अगर मौजूदा सूरत हाल में पूछूं आपसे, तो वो क्या सूरत हाल है कि आपकी डिमांड्स जो हैं वो मीट हो गई हैं, आपकी मान ली गई हैं डिमांड्स, और वो जो आपकी और आपने जो हड़ताल की कॉल दी हुई थी वो वापस ले ली गई है? जी, लास्ट वीक से देखें, पहले तो फ्राइडे को हमें मालूम हुआ कि हड़ताल हमारी कंटिन्यू चल रही थी पूरे पंजाब में, कि हमें मालूम हुआ कि उसके ज़ीशान टूटी के जो कातिल हैं उनको FIA ने गिरफ़्तार कर लिया। ओके। हमारे पंजाब बार कौंसिल के मेंबरान ने इसको ब्रेक किया, और हमारी लाहौर से जो एसोसिएशन है, जो हमारी कौंसिल है, उसने इसको इंडोर्स किया कि उनको DG FIA ने कहा है कि हमने उनको गिरफ़्तार कर लिया। अब ये बात मान ली गई है, आप इस प्रोटेस्ट को ख़त्म कर दें। तो देन हमारा कल सैटरडे को एक हमारा जर्नल हाउस था मेंबरान पंजाब बार कौंसिल का, साबका भी और जो मौजूदा इलेक्ट हुए हैं। हमारी कौंसिल है ज़ाहिर है वहाँ पे लाहौर में, तो उस कौंसिल के मेंबरान ने फिर ये यूनानिमसली फैसला किया, क्योंकि उस वक्त तक हमारा एक मुतालबा रहता था अभी कि अभी स्ट्राइक हम जारी रखेंगे। तो सैटरडे को जो ही स्ट्राइक मंडे के लिए यानी आज के लिए अनाउंस हुई, तो तमाम बार एसोसिएशन ने इसको ऐलान कर दिया, अनाउंस कर दिया, क्योंकि हमने नोटिस जारी करने होते हैं, वो एक प्रोसेस होता है जी, डिस्ट्रिक्ट बार की तरफ से। तो आज हमारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन स्ट्राइक पे है, क्योंकि ये ऑलरेडी नोटिस जो थे वो जारी हो चुके थे। तो जब ये कौंसिल का इजलास हुआ और उस इजलास में ये मुतफ़िक़ा तौर पर तमाम मेंबरान ने और हमारे वाइस चेयरमैन ने ये डिसाइड किया कि हम आखिरी जो डिमांड है हमारी, उस वक़्त तक भी हम जो है एक कदम पीछे नहीं हटेंगे, और हमारा मुतालबा है कि DPO विहाड़ी को ट्रांसफ़र किया जाए, मुअत्तल किया जाए। तो कल मुझे शाम में मैं एक जगह बैठा हुआ था शादी की तकरीब में, तो वहाँ पर मुझे ये बात पता चली, खबर मिली मुझे कि हमारा ये जो तीसरा मुतालबा था वो भी मान लिया गया है, और DPO विहाड़ी को लाहौर सिविल लाइन जो है वहाँ पर रिपोर्ट करने की हिदायत हुई है। अच्छा सर, ये एक्सट्रीम स्टेप लेने से पहले कि एक हड़ताल दी जाए, पूरे वीक की जो है वो की जाए, उससे पहले कोई मुफाहमत से मसला हल करने की कोशिश की गई, कोई बातचीत से कि हमारे मसाइल जो है वो हल किए जाएँ? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो जो तरीक़ाकार है वो मुज़ाकरात ही होते हैं जी। तो पहले सबसे पहले हमने मुज़ाकरात किए, और हमारी जो विहाड़ी बार है उसके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ने, देखें जब इसका मर्डर हुआ तो 12 घंटे तो लाश ही नहीं दी गई। अच्छा। देखें हमने कितना एक तकलीफ दे अमल था कि एक तो आपने बेगुनाह को शहीद कर दिया, और उसके बाद उसकी लाश को 12 घंटे तक आपने पोस्टमार्टम के बहाने रखा हुआ है। तो विहाड़ी बार, क्योंकि मेंबर वहाँ से थे, सबसे पहले विहाड़ी बार के प्रेसिडेंट शबान साहब और चोरी उमर साहब जो हैं हमारे सेक्रेटरी विहाड़ी बार के, उन्होंने मुतालबा DPO से किया कि आप ये चेक करें इसके कि ये मर्डर क्यों हुआ, किसने किया, और हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। विहाड़ी बार के मेंबरान बाहर चौक पर आकर धरना देकर बैठ गए थे रात गए तक कि हम एक तो लाश वर्षा को हवाले की जाए, और ये देखा जाए कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, और हमारा क्रॉस वर्शन दर्ज किया जाए। तो जब ज़ाहिर है इतना तवील टाइम था, पहले 4 घंटे का वक्त दिया गया, फिर 6 घंटे का, फिर 8 घंटे का, तो इस तरह से टाइम हमारे सेक्रेटरी जनरल हमारे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, हम मुल्तान बार के वकला ने और यहाँ की एग्जीक्यूटिव ने डिसाइड किया कि आप यहाँ से रवाना होकर विहाड़ी पहुँचें। तो वो विहाड़ी गए और वो उस मुज़ाकराती टीम में शामिल थे, ठीक है, कि जो वहाँ के बार सदूर और सेक्रेटरी और मेंबरान पंजाब बार और हमारे सेक्रेटरी। तो ये पहले बहुत टाइम मुज़ाकरात चलते रहे। जब मुज़ाकरात में नाकामी हुई है और उसके बाद हमने ये स्टेप लिया और हमने बार कौंसिल से रिक्वेस्ट की, विहाड़ी बार ने सबसे पहले बार कौंसिल से रिक्वेस्ट की कि आप इस मामले को टेकअप करें। फिर उन्होंने हुकूमती स्तर पर टेकअप किया, IG पंजाब से और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से बात की, लेकिन उस वक़्त भी नाकामी हुई। तो नाकामी होने के बाद ये तीसरे दिन जाकर हमने ये स्टेप लिया। पहले हमने सिर्फ हड़ताल का ऐलान किया था, ठीक है, कि हम अपना प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं ना, हर किसी को राइट है। तो पंजाब बार कौंसिल ने पहले मुल्तान डिवीज़न में ऐलान किया
और इस तरह से पूरे सूबे में ऐलान किया कि फर्स्ट स्टेप में हम सिर्फ हड़ताल करेंगे। ठीक। तो हमने हड़ताल की, वो 2 से 3 दिन चलती रही और हमारे इस प्रोटेस्ट पर, पुरअमन प्रोटेस्ट को जो है वो नज़रअंदाज किया गया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। देन पंजाब बार कौंसिल का दोबारा इजलास हुआ और उसमें ये तय पाया कि अब हम एक और नेक्स्ट स्टेप एक आगे बढ़ेंगे, हम पुलिस का दाखिला जो है ना बार एसोसिएशन में ज़िला कचहरी में बंद करेंगे। ओके। तो बार एसोसिएशन ने फिर, और हमें कौंसिल की तरफ से हिदायत थी, ठीक है, कि सेक्रेटरीज इस पर अमल दरामद भी कराएंगे। लेकिन वो हमारी कौंसिल है, हमारी जो सुप्रीम बॉडी है, जो हमारी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, वो बार कौंसिल है जी। वो लाइसेंस अप्लाई भी करते हैं उसी के पास, रिवोक भी कर सकते हैं, इजरा भी वही करती है और रिवोक भी वही करती है, कैंसिल भी कर सकती है। तो जाहिर है हमारे जो कानून के बनाए हुए असूल हैं उनके मुताबिक हमने फैसला किया और हम पर ये बाइंडिंग थी फिर। और फिर हमने ये किया, उन्होंने हमें कहा कि आप प्रोटेस्ट करें, बहरहाल में इजलास करें, रैलियाँ निकालें और पुरअमन रैली के बाद पुलिस का दाखिला बंद कर दें। तो देन ये मंगल से ये स्टार्ट हुआ और ऑनवर्ड सैटरडे तक ये जो है ना बेसिकली यही था कि हमने पंजाब पुलिस को दाखिल नहीं होने देना। जाहिर है हम दूसरी तरफ से जो एक्यूज थी हमारी तरफ, तो वो पंजाब पुलिस थी, वो हमारे मुल्ज़मान थे। और देखें तो हमें ये ना मैं एक बात क्लियर कर लूँ कि हम कोई, अल्लाह माफ़ करे, कोई इस तरह के रॉन्ग डूअर तो नहीं है। तो मैं आपके इस चैनल के ज़रिए ये बताना चाहता हूँ कि हमारा ये जायज़ मुतालबा था कि क्या किसी आम आदमी को भी शहीद कर दिया जाए या कत्ल कर दिया जाए तो क्या उसकी FIR नहीं होती, क्या उसका क्रॉस वर्शन नहीं होता? तो और ये तो हमारी बाहर का मौजूद मेंबर था, गलत था सही था जो भी था, ये तो फैसला अदालत ने करना है ना। हमने तो यही कहा था कि जिन्होंने मारा उनके खिलाफ FIR दी जाए। राना साहब, मैं आपका भी इस सारे जो है वो मौक़िफ़ जानना चाहूँगा कि आप इस सारी किसका देखते हैं, क्योंकि आपने 2-4 जो है वो प्रोग्राम्स भी करने हैं इसके ऊपर, आपकी डिटेल जो है वो इसके ऊपर डिस्कशन चल रही है। देखो, तहामा मारवा अदालत कत्ल जो है ना, वो तो हर बंदा ही उसे प्रोटेस्ट करता है कि जब अदालतें बनी हुई हैं, वकला हैं यहाँ पर, वो हमारे नुमाइंदे हैं, वो हमारी रिप्रेजेंट करते हैं अदालत के अंदर, क्या हमारा वर्जन जो है वो चाहे फिर मुल्ज़िम हो या मुजरिम हो, जो भी उसके ऊपर वकला से बात होती है। अब जब आप खुद अपने खुद साख्ता फैसले करना शुरू हो जाते हैं तो फिर भाई अदालत का क्या काम है? फिर अदालतें बंद कर दें, फिर वकला को भी अपना लाइसेंस छोड़कर कुछ और काम कर देना चाहिए, फिर पुलिस जो है वो खुद ही फैसले करती रहे। तो ये चीज़ जो है ये गलत है। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि अगर उस बंदे के ख़िलाफ़ आपके पास सबूत हैं तो फिर वो आप उसके एक फोरम पर जाकर उससे डिस्कस करें। लाइक अगर जिस तरीके से अदनान साहब ने बात की कि भाई अगर आपने बात करनी थी, हमारे बार कौंसिल के पास आते हैं, आप हमसे बैठ के बात करते कि भाई ये शख्स हमें इस तरह मतलूब है या ये बंदा इस तरह की इल्लीगल एक्टिविटीज़ में पाया गया है, तो फिर वो बार कौंसिल उसके खिलाफ एक्शन लेती। जब बार कौंसिल उसके खिलाफ एक्शन लेती और उसका लाइसेंस रद्द कर देती अगर वो पाया जाता, तो फिर पुलिस अपनी कार्रवाई कर सकती थी। जब एक चीज़ आपके पास मौजूद है तो करना चाहिए। दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि इस तरह के केसेस की बड़ी एक तवील तादाद है। ये तो चलो एक वकील के साथ हुआ, वकील से हटकर भी एक आम शख्स जो है उनके साथ पता नहीं कितने केसेस हो चुके हैं। अच्छा, मैं दूसरी साइड का ज़रा मौक़िफ़ जानना चाह रहा हूँ। जैसे अब मुतालबात नहीं माने जा रहे हैं, लेकिन पुलिस हुकाम का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है? आपकी बात हुई है उनसे इस हवाले से? हाँ, पुलिस ये इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन, ब्रेक के बाद इस बात को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि ये जो वकला जो सरापा एहतजाज हैं, इसकी ग्राउंड रियलिटी इस वक्त यह है, कब तक ये एहतजाज चलेगा। मैंने राना साहब से एक सवाल किया था कि दूसरी जो है पुलिस का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है। जी सलमान साहब, आप बता रहे थे कि पुलिस के हुकाम के साथ आपकी बात हुई है? पुलिस वालों से मेरी बातचीत हुई तो पुलिस वाले मुझे ये बताते हैं कि जी हमारे पास बड़ी FIR थी। भाई अगर FIR थी तो उस वक्त अरेस्ट क्यों नहीं किया? कितनी भी FIR हो, FIR एक भी हो तब भी आपने अरेस्ट करना, चाहे 50 हो तब भी अरेस्ट करना। ये नहीं होता कि अगर एक शख्स पर 1 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा या 10 से ज़्यादा FIR, मिसाल दे रहा हूँ,
हो जाती हैं, तो आप इसका मतलब ये होता है कि वो कोई दहशतगर्द बन गया शख्स, उसे आप फिर गोलियां मारेंगे। और फिर सबसे बड़ी बात, कानून ये कहता है कि अगर आप किसी को अरेस्ट करने जा रहे हैं, आप उसके फ्रंट पेस के ऊपर यानी अपर बॉडी पर फायर कर ही नहीं सकते। अगर आपने उसे रोकना है, यानी कि वो अगर आपके ऊपर अटैक कर रहा है, तो आप उस जगह पर मारें। अगर इन केस मारना पड़ जाता है एक्सट्रीम कंडीशंस में, तो आप उसे लोअर बॉडी पर करें ताकि वो गिर जाए, ताकि फिर आप अरेस्ट कर लें। अब आप मुझे एक बात बताएं, एक शख्स या दो शख्स पुलिस के पूरे जत्थे के सामने, तो वो बेचारा वैसे ही ढीला पड़ जाएगा। तो फिर आप इससे बेहतर है कि अगर आपने ये काम करना है तो इस तरह करते। खैर दूसरी जानब ये तो पुलिस का मौक़िफ़ है, वो क्यों, पुलिस तो जाहिर सी बात है अपना मौक़िफ़ रखेगी। और वो कहते हैं ना कि जो मरता है वो भी राइट होता है, मारने वाला वो कहता है जी मैंने राइट कॉज पे मारा, और जो मरता है वो उसके वर्सा भी कहता है कि जी हमारा बेगुनाह बंदा मारा गया। मगर ये फिर फैसला जो है वो तो अदालत में करना है। अब सबूत आएंगे तो पता चलेगा। अच्छा, इसमें जब वकला हजरात जो है वो एहतजाज पे गए तो उसकी वजह से आम जो हमारे लिटिगेंट्स हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिनके केस लगे हुए थे, तो उसके बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। तो हम आपने एक चीज़ नोट की होगी, अभी ये पूरे पंजाब के अंदर अचानक ही एक वो कहते हैं ऑर्डर पास होता है, बच्चे बड़े जो भी मिलता उठा के उसे अंदर, हेलमेट, सीट बेल्ट, ब्लैक पेपर। अब हुआ क्या, इधर से ये काम हो गया, अदालतों में बेचारे माँ बाप खड़े हैं कि यार हमारी बच्चे की जो है ना वो जमानत करवा ले, मगर जमानत हुई नहीं। क्यों? वकील ही नहीं है, पुलिस पेश ही नहीं कर पा रही, अवाम रुल गई। अब इसमें होता क्या, अब वो बच्चे भी बेचारे मैंने देखे जो जिनका अगले दिन पेपर था। देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके सप्लीमेंट्री पेपर्स चल रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके अपने कॉलेजेस के स्कूल्स के पेपर चल रहे हैं, वो पेपर्स भी रुल गए। वो क्या हुआ कि वो बेचारे अब या तो दोबारा पेपर देंगे या फिर उनका साल जाएगा। प्लस एक चीज़ जो है वो मैंने जो नोट की है वो ये कि आप जब कोई भी ऑफेंस करते हैं, आपके एफआईआर बाय नेम दर्ज होती है, तो आपको फर्दर बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं इन फ्यूचर स्टडीज़ के अंदर, या आप अब्रॉड जाना चाहते हैं या फिर आप कोई सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो इस पर मैं एक ये चीज़ कहूँगा कि देखें मरीम नवाज साहिबा आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, क्योंकि मेरी जब आवाम से बात हुई तो उन्होंने भी सराहा है। ठीक है जी, कानून की पासदारी करना हर एक शहरी का फ़र्ज़ है। तो एक काम करें कि ये एक जिस तरीके से आपने एक ऑर्डर पास किया ना, एक और ऑर्डर पास करवाएं कि जिन बच्चों का नाम एफआईआर्स में आया है उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। मगर बदकिस्मती ये ऑर्डिनेंस भी पास हुआ है कि अगर एक शख्स बरी हो चुका है, उसके ऊपर से इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, उसे अदालत ने क्लियर कर दिया, तो आप पाबंद हैं इस चीज़ के कि आप उसका सीआरओ ब्रांच से नाम को एग्जाम कर सकते हैं। मगर आज तक ये तकरीबन, इसे मेरे ख्याल से अदनान साहब सेकंड करेंगे, अदनान साहब तकरीबन 10-12 साल तो हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है, आज तक एंटर करने का तो तरीकाकार मौजूद है, लेकिन डिलीट करने का तरीकाकार मौजूद नहीं है। तो ये चीज़ जो है ये होना चाहिए। अच्छा, इसमें मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस की अगर हम बात करें, मैं राना साहब से ज़रा उस चीज़ का जवाब लेना चाह रहा हूँ कि आम लिटिगेंट्स का इस सारे मामले में क्या कसूर था और वो फिर क्यों बेचारे जो है वो रुल गए। लेकिन इसमें अब कोई लीनियंसी बरती जा रही है कि पुलिस वाले अब सुना कि अब एफआईआर नहीं दे रहे। अब ये हुआ है कि मरीम नवाज साहिबा के पास ना एक वफद पहुंचा एमएनएज एमपीएस का और सियासी और समाजी लोगों का। तो उन्होंने कहा कि आप मेहरबानी करें, ये तो एफआईआर इतनी दे दी हैं इन्होंने कि शायद ही पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर या पंजाब की हिस्ट्री के अंदर इतना हो कि एक दिन में इतनी एफआईआर हों। आप ये देखेंगे खाली मुल्तान शहर से राउंड अबाउट 3 से 4 हज़ार एफआईआर गई थी जी। तो अब वो ये कहते हैं कि मरीम नवाज साहिबा से जब बात हुई तो मरीम नवाज साहिबा ने फिर ये कहा कि ठीक है, आप मैं ये ऑर्डर देती हूँ अभी ना कि आप एफआईआर से नहीं देंगे, आप उनके चलान करेंगे। ठीक है, तो अब वो चलान होते हुए भी नजर आ रहा है। अच्छा, इसी के साथ मैं एक और चीज़ आपको छोटी सी ये बताता चलूँ कि ब्लैक पेपर के ऊपर बड़ी गाड़ियाँ चल रही होती हैं। तो मेरी जब कानून साज लोगों से बात हुई तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि सलमान, कानून में है ही नहीं, 2018 तक एक ब्लैक पेपर के ऊपर ना परमिट जारी होता था इंटीरियर मिनिस्ट्री से
ठीक है, 2018 के बाद ये परमिट तो क्या सब कुछ ब्लैक पेपर खत्म है। अब चाहे कोई भी हो, किसी को भी इजाजत नहीं है, चाहे वो कोई बैरोक्रेट है, चाहे वो कोई पुलिस वाला है, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा ऑफिसर है, जितना मर्जी बड़ा बिजनेसमैन है, जितना मर्जी बड़ा सियासतदान है, ब्लैक पेपर इज नॉट अलाउड। ऐसे ही है, ये कानून है। अब जो शख्स, ये मैं अपने व्यूअर्स को बता रहा हूं कि जो शख्स ये सोचे कि जी मैं कोई परमिट मुझे मिल जाएगा, किसी से अदालत से मुझे परमिट मिल जाएगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि 2 जगह से परमिट मिल सकता है अभी भी, कि जी आप चाहें तो अदालत जाके ले सकते हैं, अदालत नहीं देगी, कानून ही नहीं है, ये भूल जाएं, ठीक है। और या फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री से मिलेगा तो वो भी भूल जाएं कि कोई कानून इस वक्त मौजूद इसके अंदर कुछ स्कैम्स वगैरह भी चल रहे हैं, लोग जो हैं वो 10-12 हज़ार रुपए ले लेते हैं और फिर आपको जो उसी से तो रोकने के लिए मैंने ये बताया बनाए जा रहे हैं। अदनान साहब, इस मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस पे भी आपसे जरा गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि वो जो आम लिटिगेंट्स थे जिनके केसेस लगे हुए थे, जैसे राना साहब बता रहे हैं कि लोग जो है रुल गए, आगे सुबह पेपर्स थे और फिर अदालतें जब बंद होंगी, तो वो फिर ऐसा कोई लाहेमल नहीं निकाला जा सकता कि अदालतें चलती रहें, वकला पेश भी होते रहें, लेकिन वो जो आपका एहतजाज था कि हम पुलिस एहलकारों को जो है वो अंदर दाखिल नहीं होने देंगे कचहरियों में, तो वो नहीं होंगे? जी बिल्कुल, आप ये जो फरमा रहे हैं, देखें ये पैरेलल हुआ। ओके, राना साहब ने दुरुस्त कहा है कि ये पैरेलल हुआ, इधर से प्रोटेस्ट आ गया और इधर से हुकूमती ऑर्डिनेंस आ गया, और ऑर्डिनेंस की इम्प्लीमेंटेशन के लिए वज़ीर आला ने जो है वो सख्ती से अमल दरामद कराने की उनको टास्क दिया था, डेडलाइन दी थी। जाहिर है जब ऊपर से कोई ऑर्डर आता है तो फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। इसी तरह से अब उनके लिए भी देखें इम्पोर्टेंट था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी कौंसल। अब दोनों का इम्प्लीमेंटेशन का ऑर्डर था, इधर से हमने इम्प्लीमेंट किया, उधर से उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। तो इसके अंदर ना पहले तो मैंने बताया कि पुलिस का दाखिला ममनू नहीं था। आप सोच सकते हैं कि हमने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं इस कॉज के लिए। क्या आप समझते हैं कि मुल्तान में मेरा कोई अजीज़ नहीं रहता, किसी और फैमिली का, लॉयर का कोई फैमिली मेम्बर नहीं है? क्या उनके बच्चे नहीं हैं? क्या उनके भांजे भतीजे नहीं हैं? बहुत सारे हैं। मुझे कॉल्स आई हैं इसी प्रोटेस्ट के दौरान कि किसी वकील का बेटा पकड़ा गया है, भांजा पकड़ा गया है, भतीजा पकड़ा गया है। तो हमने तो अपनी फैमिली को भी सेक्रीफाइस किया बॉस, कि देखें कि हमने उन लोगों को भी हमने कहा कि नहीं सॉरी हम प्रोटेस्ट पर हैं, अभी जब तक ये प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं होता हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा अदनान साहब, माज़रत के साथ मैं एक चीज़ इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा, अभी मेरे दिमाग में आई कि आप जब भी कभी ये प्रोटेस्ट करें, एक अर्जी है, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप एक ऐसी फोर्स बना लें जो कि आप जब ये इस तरह के प्रोटेस्ट हों और पुलिस अगर एंट्री बंद हो जाए तो वो अदालत की तरफ से एक फोर्स ऐसी होनी चाहिए जो कि मुल्ज़मान को पेश करवा सके। पुलिस बाहर खड़ी रहे, उनकी अंडर कस्टडी वो अदालत में पेश हो जाए और वापस हैंड ओवर टू पुलिस वापस कर दिया जाए, ताकि केस भी इसी तरीके से चलते रहे। हाँ, ये तो देखें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या जुडिशरी का मैटर है बेसिकली, ये हमारी डोमेन में नहीं आता, क्योंकि हम लॉयर्स तो इंडिपेंडेंट हैं। अगर वो वैसे भी अगर लॉयर्स ही प्रोटेस्ट पे चले जाते हैं तो फिर उसकी तरफ से पेश कौन होगा, तो वो फिर सारा केस जो है वो तवालत इख्तियार कर सकता है। वो तो बिल्कुल हमारी तरफ से प्रोटेस्ट हो रहा है ना, जैसे राना साहब ने एक तजवीज़ दी है, ये जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ये जुडिशरी को कहा जाए वो अपनी कोई फोर्स बना ले या अपने कोई नुमाइंदे भेजकर उनको ले जाकर अंदर पेश करवा दे, क्योंकि जाहिर है कानून ये भी तो है ना कि अगर कोई अरेस्ट हो गया है तो उसने भी 24 आवर के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने मजिस्ट्रेट के पास पेश होना है, तो ये भी एक कानून है। तो ये तो जुडिशरी करवा सकती है। तो कहने का मकसद ये था कि हम भी एक कॉज के लिए खड़े थे। हम समझते हैं कि इससे बहुत सारी तकलीफें पैदा हुई हैं, बहुत सारी मुश्किलात आई हैं, दुश्वारियाँ आई हैं, और वही दुश्वारियाँ लॉयर्स फैमिली ने भी फेस की। और आप समझते हैं कि एक बंदा अपने ही काम के को रोक के बैठ जाए, कितना मुश्किल और दुश्वार है कि आप अपनी दुकान खोल रहे हैं, अपना काम शुरू कर रहे हैं और साथ ही प्रोटेस्ट का ऐलान कर रहे हैं। ये हमारे भी तो रोजी रोटी इसी से है ना लॉयर्स की। तो अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो तो पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं, उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया है, उन्होंने कि एक हक के लिए और एक बातिल के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ खड़े हो गए, सिर्फ इस वजह से कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक, दुश्वारियाँ मुश्किलात बिल्कुल आई हैं, ये दोनों पैरेलल हो गए। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 भी नफाज कर दिया गया और इधर से हमारा प्रोटेस्ट। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के ऊपर अदनान साहब हम जो है वो तफसीलन जो है वो गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन, वी विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम वकला के एहतजाज के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे और हमने बात की कि आम लिटिगेंट्स जो हैं वो उनका भी काफ़ी जो है वो नुकसान हुआ, जिनके बच्चों के सुबह पेपर्स थे। ख़ास तौर पर ये जो अभी मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के ऊपर बड़ा स्ट्रिक्टली जो है वो इन्फोर्स कराया जा रहा है, लोगों पर FIRs भी दी जा रही हैं। अब थोड़ी है कि लीनियंसी हुई कि अदनान साहब से ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है, क्या हड़ताल की जो है वो कॉल वापस ले ली गई है या अभी भी हड़ताल जो है वो जारी है? जी अदनान साहब बताइएगा कि अभी भी हड़ताल जो है वो जारी है? सबसे पहले तो मैं ना शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का, लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ और मुल्तान बार के गयूर वकला को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने इस वकला कॉज को, इस मूवमेंट को, ज़ीशान टूटी को इंसाफ दिलाने का जो पहला स्टेप था उस मरहले को अबूर कर लिया और पूरा वीक हड़ताल करने के बाद आज आई थिंक के लास्ट स्ट्राइक होगी, क्योंकि पंजाब बार कौंसिल ने अभी ऐलान नहीं किया वापस लेने का, वहाँ शाम तक हो जाएगा। तो इसमें बहुत बड़ा किरदार है मुल्तान बार के गयूर वकला का। मैं और हमारे प्रेसिडेंट मलिक जवेद अली डोगर साहब और पूरी हमारी एग्जीक्यूटिव कि उन्होंने पूरा वीक इसको कामयाब बनाया और प्रोटेस्ट किया, रैलियाँ निकाली और सारा कुछ किया। तो उसमें बिहाड़ी बार के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, उनका भी बहुत शुक्रिया, उन्होंने सबसे पहले इसको स्टैंड लिया। और मैं हाई कोर्ट बार के सदर अज़हर खान मुग़ल साहब और सेक्रेटरी सफदर ससाना साहब का और तमाम हाई कोर्ट के मेंबरान का, एग्जीक्यूटिव का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने इस कॉज को लेकर चले। और इसी तरह पूरे पंजाब बार के वकला और पाकिस्तान के वकला, मैं उन तमाम का मशकूर हूँ जिन्होंने इस कॉज को लिया और ज़ीशान टूटी के जो हमारा प्रोटेस्ट था उसको कामयाब कराया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक जो हमारा मुतालबा था, जायज़ मुतालबा, वो मान लिया गया। तो हम अब ये देखें, आपको भी याद होगा तो हम राना साहब आप भी सेकंड करेंगे कि ये बड़े लॉन्ग टर्म के बाद हुआ है। 5 से 10 साल तक आपने हड़तालें सुनी है? कोई हड़ताल नहीं हुई। बिल्कुल, हम बिला वजह हड़तालें करना छोड़ दी हमने। हम क्यों करेंगे? हमने कहा है कि ठीक है हम भी काम करेंगे, जुडिशरी भी काम करे, और ये बड़े अरसे बाद ऐसा हुआ है और ये भी हमने मजबूर होकर ये स्टेप उठाया। तो आइंदा ऐसी नौबत ना आए, अल्लाह करे पाकिस्तान अमन व अमान से और ये सारी चीज़ें, इदारे जो हैं वो अपने अपनी हदूद में काम करें, तजावज़ ना करें। अमन व अमान की बात की जा रही है राना साहब। 25 साल बाद बसंत का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। दोबारा जो है वो छतों पे वो मेले लगेंगे, छतों पे ही लगेंगे या कोई ख़ास जगह होंगी वहाँ पर जो है वो ये मेला सजेगा? 25 साल बाद सही कह रहे हैं कि आप ये एक बड़ा अच्छा मेला देखने को मिलेगा। मगर तिहामा एक चीज़ ये देखने को मिल रही है कि यार 25 साल बाद क्या वो लोग अभी भी मौजूद हैं? सवाल ये कि जिन्होंने बसंत मनाई थी, जो बसंत अब मनाएंगे, क्योंकि 25 साल एक पूरी जनरेशन का गैप है, एक नई जनरेशन आ चुकी है और उस बेचारों को तो ये भी नहीं पता जो अब 25 साल के हो चुके होंगे कि उन्होंने पतंग देखी भी नहीं है। बिल्कुल, कि पतंगबाजी होती क्या है। अब उसमें कसीर तादाद है, हालांकि ये एक हमारा सकाफती कल्चर है। अगर हम देखें अपने साथ के हमसाया ममालिक की, कि बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडिया हो गया, तो वहाँ पर बसंत जो है वो मनाई जाती है। बल्कि आप ज़्यादा दूर भी ना जाए तो दूसरे सूबों में भी देख लें तो वहाँ पर भी पतंगें उड़ती हैं। मगर बदकिस्मती ये कि हमारी जो हुकूमत है ना वो सोकर जागती है कि जब काम हो चुका होता है ना तो फिर कहते हैं कि यार अब देखना चाहिए। भाई जब वो केमिकल डोर बन रही थी तो वहाँ पर जाकर उनकी फैक्ट्रियों को पकड़ते, उन पर छापे मारते कि ये गलत काम है, इससे जान जा सकती है। क्योंकि देखें वो जो केमिकल डोर जिसे हम कहते हैं ना, धाती डोर, वो जितनी खींचती जाएगी वो पतली और बारीक होती जाएगी और फिर इस वजह से जो है वो लोगों की गर्दनें कटती हैं। आपने देखी होंगी कि चिरे फिर गए वो। बिल्कुल। तो अब जब मेरी बात हुई, मैं गया मुल्तान की बसंत या पतंग मार्केट में, तो तिहामा वहाँ पर पतंग का तिनका भी नहीं था। जो बड़ी मशहूर मार्केट होती थी, मार्केट थी, लोग वहाँ पर बता रहे थे कि जी पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, कि पैदल नहीं चल सकते थे। मोटरसाइकिल तो फिर दूर की बात है, आप पैदल नहीं चल सकते। अब वो लोग जिन्होंने उस कारोबार से मुंसलिक थे, उन्होंने कारोबार ख़त्म करके वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के कारोबार शुरू किए। मैंने ऐसे भी लोग देखे जो बेचारे अब लोडिंग रिक्शे चला रहे हैं। अच्छा, इन सारी चीज़ों पे आने से पहले मैं ज़रा समझना चाह रहा हूँ कि अभी वो लाएमल पूरा तरतीब दे दिया गया है, तरतीब दे दिया गया है, वो लाइसेंसिंग दी गई है। मैं वो बता रहा हूँ आपको, लाइसेंसिंग उसके लिए कर दी गई है। मगर
वो लाइसेंसिंग भी फजूल है। क्यों? वो इसलिए कि 2008 में, 2005 में इस पर पाबंदी लगी, 2008 में इसकी पाबंदी को उठाया गया थोड़ी सी देर के लिए कि जी आप लाइसेंस बनवाएं, मगर फैसलाबाद में कुछ ऐसा बड़ा सानिया हुआ कि बाप और बेटा जा रहे थे तो डोर फिर गई। तो उसके बाद जिला हुकूमत की काम चेक करें कि जिन्होंने लाइसेंस अप्लाई किए थे कि जी हमारा लाइसेंस बनाया, उन्हीं को पकड़ लिया। भाई जो आपने पकड़ना है तो आप जाके फैक्ट्री को पकड़े ना, जो बना रही है, जो मार्केट में बिक रही है। मदद तो अब वो काम तो उन्होंने नहीं किया। अब वो बेचारे इसी चीज की कश्मकश में कि जी अगर आप लाइसेंस दे भी रहे हैं तो वो 15 साल के लिए, 15 दिन के लिए। अब 15 से 20 दिन के लिए अगर आप वो लाइसेंस देते हैं तो कोई फायदा ही नहीं है यार। 15 से 20 दिन कौन कारोबार करेगा? या तो कारोबार करना हो तो फिर पूरे साल के लिए होता है। ठीक है, आप हुकूमत को ये चाहिए कि अगर ये काम जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है कि आपके मेले सजेंगे, मगर दूसरी जानिब अब पाबंदियां जो हैं वो ज़रा सही तरीके से देखें कि जो केमिकल डोर्स बेच रहे हैं उनके ऊपर आप हाथ डालें। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि जो मैं सुन रहा हूँ कि छतों पर नहीं, अब ये आपको एक मैदान देंगे, ठीक है, आपको उन मैदान में जाकर ना वहां पर आपको ये मनानी है। और किस एज के लोगों को जो है वो इजाजत है? हाँ जी, एज में आपको बता दूं कि 16 साल से बड़ी उम्र, 16 साल से बड़ी उम्र, यानी कि मैट्रिक, ए लेवल्स, ओ लेवल्स का बच्चा, जो उससे बड़ी उम्र के बच्चे जो हैं वो जा सके। मगर अब सितम ज़रीफ़ी ये है कि वो 16 साल के बच्चे को यही नहीं पता कि यार पतंग होती क्या है, पतंग क्या होती है, गुड्डी उड़ानी कैसे है। अनान साहब, आपका शौक रहा है, आपने कभी बचपन में पतंगबाजी की हो? जी जी बिल्कुल, मैं लाहौर जाता था स्पेशल इस इवेंट के लिए ना, तो मेरे कजन्स वहाँ पे हैं, मामू वगैरह रहते हैं, तो वो मुझे दावत देते थे, तो हम लाहौर जाके वहाँ पे संत बनाते थे, पतंगे उड़ाते थे वहाँ पे, ज़ाहिर है छतों पे। तो राना साहब ने बड़ी अच्छी निशानदेही की है, जिस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस, इसी तरह से क्या ये धाती डोर पर पाबंदी लगाना, फैक्ट्रियों पर छापे मारना। आप आज कहते हैं पंजाब पुलिस को, जिस तरह से आप कहते हैं कि 2 दिन का अल्टीमेटम है, 2 दिन का आपने 3 दिन में मंशियात फरोशों को यहाँ से उड़ा देना है या मंशियात फरोशों को पकड़ लेना है, तो कैसे इम्प्लीमेंट हो जाता है? आप कह देते हैं उनको नहीं तो हम आपको ख़त्म कर देंगे, हम नई फोर्स बना देंगे। एक बार थ्रेट दिया और आप देख लें कैसे उन्होंने तमाम सफाया कर दी। तो यही कर दें कि ठीक है जनाब, ये इवेंट है, मनाना चाहिए, लेकिन मैं 2 दिन का 3 दिन का टाइम देती हूँ। पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर किसी धाती डोर की फैक्ट्री दुकान पे मुझे मिल गई, नज़र आ गई, तो उसके बाद उस थाने का SHO जिम्मेदार होगा। ज़बरदस्त। आप फैसला कर दें, यहाँ पे आप अपने घरों की छतों पे उड़ाएं, फिर ये मैदान में कैसे? अच्छा, मैदान में जब उड़ाएंगे क्या कट के वो शहरों में नहीं आएगी? वो आगे नहीं जाएगी? कितने बड़े मैदान है हमारे यहाँ, कितने बड़े मैदान है, मुल्तान के 3-4 ग्राउंड्स हैं। अच्छा, आप ज़ाती तौर पर इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं कि एक दफ़ा दोबारा जो है वो हमें छत जो है वो जो हमारे आसमान है वो बड़े रंगीन नज़र आएंगे? ज़ाती तौर पर अगर आपको ज़ाती तौर पे देखें, यहाँ पे तो हमेशा शोक का ही आलम रहता है, हर बंदा परेशान है, मुश्किलात हैं और कारोबारी बंदिशें बहुत सारी, तो इवेंट होने चाहिए, इवेंट होने चाहिए, त्यौहार है। नाज़रीन, इस बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस वक्त तो एक ब्रेक का, सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बसंत के हवाले से। अदनान साहब भी यही कह रहे थे कि त्यौहार होने चाहिए, मनाना जो है वो खुशी एक का जो त्यौहार है उसको मनाना चाहिए। आसमान एक दफ़ा फिर जो है हमें रंगीन नजर आएंगे। अदनान साहब, आप ज़ाती तौर पर ये तज्ज़िया मैं आपका जानना चाह रहा हूँ, क्या आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि इस दफ़ा जो है वो केमिकल डोर जो है वो इस्तेमाल नहीं की जाएगी, लोग जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, या ये मुश्किल होगा थोड़ा सा इसको इम्प्लीमेंट कराना? अगर आप मेरा ज़ाती वो मांगते हैं राय तो अवाम बाज नहीं आएगी, ठीक है, वो थ्रिल ही नहीं मिलेगा जब तक। और दूसरी चीज ये है कि आप इतने कम स्पैन ऑफ टाइम में आप डोर बनाएंगे कहाँ से? नहीं, वो मांझे वाले बैठे तो हैं। सर, मांझे वाले बैठे हुए हैं, मगर आप मुझे एक बात बताएं, मांझे को सूखने के लिए टाइम चाहिए होता है। सर्दी देखिए, धूप तो है ही नहीं, धूप जब नहीं लगेगी तो मांझा सूखेगा ही नहीं। और मांझा, अब आप मांझे की बात करते हैं, इसी पर ही बात कर रहे थे। मांझा पूरी एक टेक्निक है और ये एक हुनर है सर, वो हुनर ही खत्म हो चुका है। वो बुजुर्गों के पास जो हुनर था ना, मिसाल के तौर पर अगर 100 बंदों के पास था तो अब गिनती के सिर्फ
3 या 4 या 5 बंदे रह गए होंगे। 25 सालों के अंदर जो बुजुर्ग थे वो तो फौत हो चुके। और लोगों ने दूसरी तरफ दूसरे कारोबारों की तरफ जो है वो रुख कर लिया ऑब्वियसली होगा। जाहिर सी बात है। अब आप एक चीज बताएं, जब 2005 में पाबंदी लगी, आपकी उम्र क्या थी? मैं 5 साल का था। 5 साल के थे। तो 5 साल की उम्र में आपको याद होगा कि कौन सी पतंग मैंने देखी हो 4 साल की उम्र में उड़ती हुई? नहीं। फिर 5 साल के बच्चे को तो डोर भी नहीं पकड़नी आती। तो जब आपका टाइम था उसे सीखने का, इस हुनर को, कि ये वो त्यौहार हुआ करता था, इसके ऊपर गाने बनते थे त्यामा, और घरों की जो दहलीज होती थी वहां पर देगे पकती थी, लोगों की नाराजगियां खत्म होती थी। बिल्कुल। ठीक है, ईद का सा लोग समा होता मनाते था। थे एक दूसरे को, चलो यार आप मेरे घर आए, इसी बहाने कम से कम बैठेंगे। माजरत, ईद के बाद अगर कोई त्यौहार देखा जाता था ना, तो वो ये बसंत का त्यौहार होता था कि जब पूरी फैमिलियां आपस में इकट्ठी जुड़कर एक ग्रुप बनाकर, हमसाये के साथ वो अपना ग्रुप बनाकर खड़े हैं, और इसकी प्लानिंग्स होती थी कि हाँ जी आओ जी हमारे साथ पतंगबाजी का मुकाबला करें, पेचे लगाएं। और ये राना साहब, थोड़ा सा एक शरारती सा सवाल आ रहा है जहन में। वो हम बचपन में देखते होते थे कि खास छत पे गिरानी होती थी पतंग, तो वो वाला शुगल मेला भी आपने किया है कि खास छत पे जाके गिरे तो फिर मैं वहां से जाके मांगने जाऊं? देखिए ये तो शुगल मेला जो था ना, ये चलता रहता था, मगर अगर मेरी जाती राय पूछे तो मुझे पतंग नहीं उड़ानी आती। अच्छा, नहीं आती? हाँ, मुझे एक दफा हुआ यूं लेकिन था, बाकी सारे कामों में आप एक्सपर्ट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बात ये है कि हुआ यूं था कि सर मैंने मांझे की डोर मेरे वालिद साहब ने मुझे दिलवाई, मुझे अच्छी तरीके से याद है। तो मेरी छत है तकरीबन कोई 2-3 कनाल की, मेरा सरफेस एरिया बहुत बड़ा है छत का। तो वहाँ पर ना मैंने कबूतर भी पाले हुए थे मेरे चाचा ने, मैंने पतंग उड़ाई है, और सर मेरा हाथ कट गया उससे। अच्छा। हाथ कटा, प्लस एक कबूतर जो था ना वो उस डोर में उलझ गया। अच्छा। तो वो पतंग मेरी जो थी वो तकरीबन एक अच्छा खासा फासला तय कर चुकी थी कि मेरा तकरीबन 1000 मीटर का पन्ना होता था, पिन्ना जो था उसे गोल को पिन्ना कहते हैं, उसे चरखी मेरे जो मेरा वालिद साहब ने नहीं दिलवाई थी, तो वो पिन्ना जो था ना वो छोटा सा रह गया। अब हुआ क्या, जब वो वहां से मेरा हाथ कटा और इधर से वो कबूतर जो था वो उसमें अड़ गया, तो वो डोर जो थी वो नीचे बैठ गई। तो मेरा जो हमसाया था ना उसने मेरी डोर काट दी। सर वो मुझे इतना दुख लगा कि एक मेरा नुकसान, 2 मेरे कबूतर का नुकसान, मुझे चाचा की बात सुननी पड़ गई, तीसरा मेरी वो डोर ज़ाया हो गई। मैंने कहा यार ये काम करना ही नहीं है। उस दिन के बाद से आज तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 15 साल हो गए होंगे मैंने पतंगबाजी छोड़ दी थी, मुझे पतंग बात ही नहीं है उड़ानी। तो अब ये है कि एक चीज़ अच्छी है कि यार जब अब दोबारा छतों के जो खूबसूरतियाँ हैं वो तो शायद ना सजें, मगर हमें मैदान के अंदर जो है ना वो पतंगे देखने को मिलेंगी। अच्छा, इसी के साथ साथ ना अब मेरा एक अपनी ज़ाती ख्वाहिश है कि आप ना, अब पतंगों का सिनेरियो भी चेंज हो चुका है। ये पतंगे जो हमारे पास चलती हैं ना, ये दुनिया में नहीं चलती। ठीक है, ठीक है, इस बात को कंक्लूड कीजिएगा। मैं अदनान साहब से भी इनको मौका जाना वो चाहूँगा। यही है, मैं कंक्लूड यही करूंगा कि आप पतंगबाजी करें, मगर बराए मेहरबानी देखें किसी की जान जो है ना वो बहुत कीमती होती है। तो आप ये धाती डोर को छोड़कर अगर करना है तो सिंपल डोर जो हमारी मांझे वाली डोर थी उससे आप ये बनाएं और इनकी रौनकें दोबारा बहाल करें। अदनान साहब, आपका भी मैं जो है वो इस पर सारे उस पर कमेंट करना चाहूँगा। इसी के साथ साथ मैं चाहूँगा कि आप आवाम को भी थोड़ी तलकीन करें एज अ प्रैक्टिसिंग पर्सन, एज अ लॉ एक्सपर्ट, कि आप कि हमारे कानून पर अमल करना कितनी ज़रूरी बात है, और हमारा कानून जो है वो हमारे अपने लिए बनाया जाता है, हमारे अपने बेनिफिट के लिए बनाया जाता है। जी बिल्कुल, कोई भी कानून है वो जाहिर है अभी 2025 चल रहा है, तो जिस तरह से दौर में जिद्दत आ रही है, कवानीन में भी जिद्दत आनी चाहिए। अमेंडमेंट्स ज़रूरी होती हैं क्योंकि हमें वक्त के तकाजे होते हैं, माशरती तब्दीलियाँ होती हैं। इनके साथ साथ हुकूमत को, पार्लियामेंट को लेजिस्लेशन करनी चाहिए, और जदीद दौर के मुताबिक कानून को भी जदीद और मॉडर्न थोड़ा होना चाहिए। और ये अच्छा होता है क्योंकि इसमें इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो जब होगी तो माशरा एक अमन का गहवारा बनेगा। तो गवर्नमेंट को भी तमाम इदारों को, तमाम आवाम को और पार्लियामेंटेरियन को देखते हुए और हर किसी की ज़रूरत को समझते हुए कवानीन को बनाया जाए, और आम शहरी को, पाकिस्तानी अवाम को भी ये चाहिए कि जो कवानीन बनाए जाते हैं उन पर अमल दरामद करना चाहिए, अमल होना चाहिए, ताकि इस मुल्क में जिस तरह से हम सोच रहे हैं या गवर्नमेंट सोच रही है कि आने वाले वक्तों में अल्लाह करे कि कोई तब्दीली आए और इस तरह से बेहतरी की तरफ हालात आएँ,
तो जितने भी कवानीन हैं उनको अमल दरामद होना चाहिए। और मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह से हम भी स्टेक होल्डर्स हैं, जाहिर है, और जो कवानीन बनाने वाले हैं वो पार्लियामेंटेरियन, उनको वो देखें, ये जो कानून है ये वॉइस ऑफ द पीपल है। वॉइस ऑफ द पीपल है, कानून पर अमल करना हम सबकी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया मलिक अदनान साहब, आज आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पे आज हमने गुफ्तगू की, हमने जानने की कोशिश की कि अब वकला का आगे का क्या लाए अमल है। उम्मीद करते हैं कि आपकी जो डिमांड्स पूरी होगी, इसके बाद अब जो है वो मामूल पे जो है दोबारा जो है वो कोर्ट्स का काम जो है शुरू हो जाएगा। राना सलमान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। आप जब भी प्रोग्राम में आते हैं मैं बहुत ज़्यादा ज़ाती तौर पर जो है वो एंजॉय करता हूँ। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से का वक्त जो है वो इख्तिताम होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रोग्राम का ये हिस्सा पसंद आया होगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ मज़ीद भी गेस्ट होंगे, सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बसंत के हवाले से कि 25 साल बाद जो है वो इस त्यौहार को जब वो मनाया जाएगा, इसका आगे का क्या लाएमल होगा और जो है वो इसको कौन सी एज के लोग जो है वो मना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ब्रेक के पहले वाला सेगमेंट जो है वो आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, इस सेगमेंट में हमने बात करनी है गुड़ के हवाले से। जैगरी का इस्तेमाल लोग जो है वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा कर देते हैं। लोग जो हैं वो शुगर को छोड़ के अब जैगरी की तरफ भी आ रहे हैं। क्या ये उतनी ही मुफीद है या इसका इस्तेमाल भी एहतियात से करना चाहिए? सर्दियों में इसकी जो है वो क्या अफादियत है? तो इस हवाले से तफसीलन गुड़ के ऊपर जो है वो तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हकीम फ़ज़ल महमूद साहब। इनसे तफसीलन जो है वो इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? आप सुनाएं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला, जो कि फ़िटनेस ट्रेनर हैं। हम अपने प्रोग्राम से हमेशा ये तलकीन करते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो है वो फ़िटनेस को जो है वो लाजमी तौर पर शामिल करना है। अपने लिए 1 घंटा या आधा घंटा लाजमी निकालना है। किस तरह की एक्सरसाइज की जा सकती हैं? क्या घर में बैठ के भी घर में भी एक्सरसाइज की जा सकती हैं या जिम जाना लाजमी है? इसी के साथ साथ सर्दियों में लोग जो है वो काउच पोटैटोज़ बन जाते हैं, लोगों का दिल नहीं करता, तो वो जो एक मोटिवेशन है उसको किस तरह लेके आना है? एक्सरसाइज किस तरह करनी है? एक्सरसाइज की रूटीन किस तरह की होनी चाहिए? और कुछ आजकल हम देख रहे हैं कि कुछ रिप्ड बॉडीज़ को देख के लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल की तरफ जा रहे हैं। सप्लीमेंट्स की तरफ अगर जा रहे हैं तो उनको पता नहीं है कि किस तरह के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें। तो इन सारी चीज़ों पे जो है वो तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। अब्दुल्ला हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का। ठीक हैं आप? शुक्र है। ये बताएं कि अपनी फ़िटनेस रूटीन के बारे में ज़रा बताएं। आपका क्या रूटीन होती है? किस तरह जो है वो दिन का आगाज़ होता है और फिर जो है वो सारा आप स्टार्ट करते हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो सबसे पहले सुबह उठ के नमाज़ पढ़ी जाती है। ठीक है। उसके बाद मॉर्निंग वॉक के लिए जाया जाता है। फिर नाश्ते में बॉयल चीज़ें खाई जाती हैं फ़िटनेस के लिए। फ़िटनेस में हम लोग अगर ये ऑयली चीज़ें खाएं तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है। हमारे लिए नहीं बल्कि आप सब के लिए ऐसे ही है। तो उसके बाद फिर रूटीन का आगाज़ मॉर्निंग के जो काम होते हैं वो करने के बाद फिर शाम को जिम जाया जाता है। अच्छा, जिम में अपने लिए ट्रेनिंग की जाती है। बेस्ट टाइम क्या है? दिन में कर ली जाए जिम जो है या आप अपनी ज़ाती तौर पर अपने शाम को करते पर्सनल हैं? ये है कि कार्डियो अगर आप करते हैं तो उसका बेस्ट टाइम मॉर्निंग में है, ठीक सुबह है। फर्स्ट टाइम में करें। और जो वेट ट्रेनिंग है, वेट लिफ्टिंग, वो इवनिंग में करें, वो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, आप ये बताएं कि आजकल हम बड़ा एक बॉडीज़ देखते हैं सोशल मीडिया पे, थोड़ी सी इन्हांस्ड होती हैं। उसको अचीव करने के लिए लोग जो है वो जिम में जाके काफ़ी ज़्यादा कसरत भी करते हैं, मुशक्क़तें भी करते हैं। वो जो स्क्रीन पे हमें नज़र आ रही है बॉडी, क्या वो अचीवेबल है नेचुरली रहते हुए? इन केस अगर नेचुरल वैसी है कर सकते हैं, लेकिन वो फिज़िक जो साइज़ होता है जो हम टेलीविज़न पे देखते हैं वो ज़रा मैस में होता है, ज़रा साइज़ बड़ा होता है, तो वैसा नेचुरल पॉसिबल नहीं है। लीन बॉडी पॉसिबल है कि आपको छोटे छोटे मसल नज़र आएंगे, लीन होगी, एब्स बने हुए होंगे, वो पॉसिबल है, वो बन जाती है। अच्छा, एब्स की फुल डेफिनेशन भी आ जाती है नेचुरली? नेचुरली आ जाती है। ठीक है। इस हवाले से तफसीलन जब गुफ्तगू करेंगे। हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हकीम साहब, मैं गुड़ की ज़रा अफादियत जानना चाह रहा हूँ। आप पहले मुवाजना कर दें कि चीनी और गुड़ में से बेहतर क्या चीज़ है, ताकि फिर जो है वो अपनी गुफ्तगू को इससे बेहतर गुड़ है। ठीक है। इसकी वजह क्या है? उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं? हाँ, उसमें केमिकल डाले जाते हैं चीनी में, ठीक है। बहुत सारे प्रोसेस से गुजारा जाता है, जबकि गुड़ एक सादा तरीके से कुदरती तरीके से बनता है
बाद लोग गुड़ में भी चीज़ें डालते हैं, मगर वो नहीं डालनी चाहिए, वो जो खूबसूरती कायम करने के लिए। अच्छा, कलर कायम करने के लिए अलावा दूसरा एक वो बादाम और इस तरह की चीज़ें भी गुड़ में डाली जाती हैं, वो ठीक है? वो तो अगर ब्लड प्रेशर नहीं है और हार्ट के मरीज नहीं है तो फिर वो डाल सकते हैं, खा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, गुड़ अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो किन अमराज के लिए ज़्यादा बेहतर समझा जाता है और फिर इसका इस्तेमाल क्या होना चाहिए, ताकि बुनियादी कुछ चीज़ें हम चेक कर लें, फिर एक एक चीज़ पे जो है वो तफसीली गुफ्तगू करते हैं। मादनियात और कैल्शियम, फास्फोरस पाया जाता है, जो कि जिस्म के लिए अच्छी चीज़ है। ठीक है। और इसको एक हद तक खाना चाहिए। शुगर के मरीज तो ख़ास तौर पर ना, अगर शुगर का लेवल सही है फिर तो सही आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करें, थोड़ा इस्तेमाल करें। अगर शुगर का लेवल ज़्यादा है तो फिर ना इस्तेमाल करें, अपने डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। ठीक है। हकीम साहब, आजकल हम जैसे देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो शुगर का उस तरह इस्तेमाल नहीं करते, हमारी जो चीनी है उसका इस्तेमाल लोग नहीं करते, लोग जैगरी की तरफ आते जा रहे हैं। क्या ये ज़रा मवाजना कीजिएगा कि बच्चे ये तो एक नहीं ही खा चीज़ है? सकते, बच्चे तो नहीं खाते, नहीं, ना गुड़ खाते ना। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, ये दोनों चीनी और जैगरी एक ही चीज़ है या थोड़ा बहुत नहीं, फ़र्क है या बिल्कुल इनका बेसिक मुख्तलिफ तो चीज़ें एक ही हैं? है ना। अच्छा, ठीक है। गन्ने का रस है, जबकि गुड़ सादा तरीके से बनाया जाता है और उसको केमिकल डाल के फिर बनाया जाता है। ठीक है। उसका इस हवाले से देखा जाए तो गुड़ ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ठीक है। अच्छा, अब इसका ज़रा इस्तेमाल में बताइएगा, सर्दियों में ख़ास तौर पर हम किस तरह अपने गर्मी को गुड़ की एक अफादियत ये है कि जिस चीज़ में मिलाया जाए ना, इसका मिजाज वैसा ही हो जाता है। अगर पानी में मिलाया जाए गर्मियों में, ठंडे पानी में, तो ठंडा रहता है। अगर सर्दियों में चाय, दूध और गर्म पानी में मिला के पिया जाए तो खांसी, नज़ला, ज़ुकाम वगैरह को आराम देता है। और दिन में कितनी दफ़ा ये इस्तेमाल किया जा सकता है? सुबह शाम इस्तेमाल करें या जैसे, ज़्यादा ना इस्तेमाल करें। ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। ज़्यादा से मुराद के ज़्यादा लोग ज़्यादा चीनी जैसे इस्तेमाल करते हैं, 3 चम्मच 4 चम्मच, इसे बिल्कुल हल्का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। और अगर कोई बंदा जो है वो एक्सरसाइज कर रहा है और वो हाँ, वो अगर उसमें- एक्सरसाइज कर रहा है तो उसके लिए तो ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि उसे ऐसी चीज़ें चाहिए। और गुड़ में काफ़ी मादनियात, कैल्शियम वगैरह हैं जो कि हड्डियों को मजबूत करते हैं और दिल के लिए भी बेहतर है, दिमाग के लिए। ठीक। अच्छा, मैं ज़रा ये समझना चाह रहा था कि जैसे हम गुड़ का रेगुलरली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, अगर इसका एक्सेस ऑफ इस्तेमाल हम करते जाते हैं तो उसकी वजह से क्या क्या नुकसान जो है वो बॉडी में? शुगर हो सकती है। अच्छा। दांतों, इसमें एक कैल्शियम होता है जो कि दांतों को नुकसान देता है। और ओबेसिटी का भी कहते हैं लोग जो है वो मोटापे की तरफ जा सकते हैं इसकी वजह से? नहीं, एक इससे बंदा कमज़ोर भी हो सकता है। वो अच्छा। इस तरह कि इसके खाने से पेट भरा रहता है और भूख की ज़्यादा तमन्ना नहीं होती, उस वजह से इसे मोटापे में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। मैं अब्दुल्ला आपसे भी इसमें कमेंट देना चाह रहा हूँ, आप जैसे जो है वो रिकमेंड भी करते हैं कि अगर किसी ने चीनी इस्तेमाल करनी भी है तो वो उसकी जगह थोड़ी सी जैगरी जो है वो इस्तेमाल कर ले। तो जैसे हकीम साहब बता रहे हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, आप ज़्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपने भी हो सकता है। शुगर और इसके कंपैरिजन ज़रा कीजिएगा जैगरी का। इन दोनों में ये सीन है कि क्वांटिटी जो होती है ना चीनी की, वो एक मिकदार से बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। जैसे इन केस हम कोक पीते हैं तो एक कोक में वो 200 ग्राम, तो उसके अंदर ये होता है कि क्वांटिटी चीनी की ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। वो नेचुरल नहीं बनी हुई, वो हमने बनाई है, उसमें फ्लेवर डाले गए हैं। लेकिन गुड़ जो इन केस वैसा है तो वो नेचुरल चीज़ है, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कितनी दफ़ा डाइट पे हमने तफसीलन जो है वो गुफ्तगू करनी है, लेकिन अगर हमने किसी ने मीठा खाना ही है तो एक दिन में कितनी दफ़ा जो है वो उसको जो है वो एक मील में इस्तेमाल करना चाहिए गुड़ का? गुड़ का इस्तेमाल एक टाइम आप नाश्ते में कर लें अगर, बस। हाँ ट्राई ये करें कि नाश्ते में कर लें। एज अ कुछ लोग मीठे में, स्वीट में लेना चाहते हैं ना, तो वो चीनी से अगर दही खाते हैं वो बेस्ट है, लेकिन अगर साथ शक्कर थोड़ी सी बना लें वो भी अच्छी है सेहत के लिए। वो भी चाहिए। आप भी सर सेकंड करेंगे इस चीज़ को कि दिन में एक दफ़ा सिर्फ जो है वो मीठी चीज़ का इस्तेमाल किया जाए? खाने के बाद सुन्नत भी है मीठा ठीक है। खाना। और इसे थोड़ी सी गिल्टी लेके ना मुंह में चूसना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। ठीक है। तो चूसने से मैदा, काफ़ी की तरह। हाँ, मैदा ज़्यादा बेहतर रहता है चूसने से। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप अगर जैसे हमारे यहाँ बड़े टोटके बड़े इस्तेमाल किए जाते हैं सर्दियों में अपने जिस्म को जो है गर्म रखने के लिए, अगर आप इस तरह की कोई 2 से 4 हमें चीज़ें बताएं जो कि बड़ी मुफीद हो सकती हैं हम गुड़ के इस्तेमाल करते हुए। गुड़ को काली मिर्च में अगर मिला के इस्तेमाल किया जाए तो खांसी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, नज़ले के लिए। और बेहतर है कि कम इस्तेमाल करें। अगर खांसी वगैरह बच्चों को सीने की जखन वगैरह है तो उनको भी दे सकते हैं। इसके अलावा और कोई चीज़ है, जैसे हम आज का गुड़ वाले चावल बनाए जाते हैं, सर्दियों की सौगात है, इस तरह की और चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। वो भी काली मिर्चों में आपने बताया, आप ऑफ द रिकॉर्ड हम बात कर रहे थे कि दूध में मिला के इसको पिया जा सकता है। दूध में भी मिला के पिया जा सकता है।
दीगर इसके अलावा कोई और चीज़ें अगर आपके जहन में आ रही हो तो ऐड करना चाहें। और ये भी बताइएगा कि जिन लोगों को अनीमिया का मसला होता है, आयरन की कमी होती है, ब्लड का कमी का मसला होता है, इसमें उसके लिए भी आयरन होता है ठीक गुड़ है। में, और जो खून के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। इस्तेमाल करना चाहिए। अब्दुल्ला, मैं आपसे ज़रा जो है वो फ़िटनेस उसके ऊपर गुफ्तगू करना चाहूँगा कि हम लोग जो है वो एक शख्स है, नया है, उसने अब इरादा किया, जैसे अभी नया साल शुरू होगा, आपके पास भी धड़ाधड़ लोग जो कॉल्स करना शुरू कर देंगे कि अब्दुल्ला हमने जो है वो जिम स्टार्ट करनी है। आप क्या मशवरा देते हैं एक बिगिनर को कि उसने जो है वो अपनी इस पूरी रूटीन का आगाज़ किस तरह करना है? आगाज़ सबसे पहले, अब जिस तरह सर्दियाँ हैं, सर्दियों में बेसिकली आप वेट ट्रेनिंग ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए ये है कि आप लाइट वेट ट्रेनिंग करें। सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो बॉडी वार्म अप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। हमारी न्यू जनरेशन ऐसी है कि वो आते ही हैं, जिम एंटर हुए, उन्होंने लोगों को देखा, ईगो लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी। वो चीज़ उसको अवॉइड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वेट ट्रेनिंग से पहले थोड़ा सा वार्म अप करें। वार्म अप में ये है कार्डियो वगैरह करें, साइकिलिंग करें, ट्रेडमिल्स अब हैं, इंडोर आप रनिंग कर सकते हैं, वो करें। उसके बाद अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करें। ठीक है। अच्छा, वो आप जैसे ईगो लिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, एक आप अक्सर औकात एक सर्किट ट्रेनिंग की बात करते हैं कि 2-3 हफ्ते या 4 हफ्ते पहले जो है वो बिगनर को पूरी जिम का जो है वो एक सर्किट ट्रेन करना चाहिए। हर बॉडी पार्ट को जो है वो इंडिविजुअली टाइम देने से पहले हर बॉडी पार्ट को जो है वो टाइम देना चाहिए डेली। तो वो ज़रा बताइए कि रूटीन आपकी क्या होती है? उसकी रूटीन ये होती है कि आपकी बॉडी पार्ट को मसल्स में डिवाइड किया गया इन वीक्स। ठीक है। ठीक है। फर्स्ट वीक में जिस तरह आप चेस्ट की ट्रेनिंग करते हैं, फिर बैक होती है, शोल्डर होते हैं, ये सारे बॉडी पार्ट्स अलग हैं। तो इसके लिए अगर हम सिंगल मसल ट्रेनिंग करते हैं, उससे बेहतर है कि फर्स्ट स्टार्ट है ना आपका, तो आपने बॉडी को हीट करना है, उसको आदत वैसी लगानी है कि हम सारे मसल को ट्रेन करें। उसके लिए आप मिक्सअप सारी एक्सरसाइज करें, ताकि 1-2 वीक करवाते हैं, उसके बाद वो बॉडी यूज टू हो जाती है। ठीक है। उसके माइंड में सेट हो जाता है कि ये ट्रेनिंग है, तो फिर उसके बाद लिफ्टिंग की जाती है। लिफ्टिंग की जाती है। लोग जो हैं वो आपके पास भी बड़ा वो लेके आते होंगे कि हम लोग ने जो है वो इस तरह की एक ख़ास बॉडी जो है वो अचीव करनी है। तो वो क्या अगर हर किसी के एक गोल्स हैं, जैसे आजकल बड़ा मैंने आपसे पहले भी किया कि नेचुरली वो जो रिप्ड बॉडी है उसको अचीव किया जा सकता है, किस हद तक जैसे आप बता रहे थे कि अचीव की जा सकती है नेचुरली, अगर हम उसके ऊपर सर्किट ट्रेनिंग के वो जो बिगिनर है, और कितना टाइम उसको लग जाता है सारे अचीव करने में? आप नेचुरल ट्रेनिंग अगर कर रहे हैं और आपकी डाइट अच्छी है, डाइट में जिस तरह फैट वगैरह यूज़ ज़्यादा एक्स्ट्रा करते हैं, फास्ट फूड यूज़ करते हैं, उन चीज़ों को अवॉइड करें, तो वो बॉडी बन सकती है। लेकिन अब मैं आपको ये नहीं, कुछ लोगों का ये है कॉन्सेप्ट कि वो आते हैं, जिम में एंटर होते हैं, कहते हैं दूसरे तीसरे दिन हमारी बॉडी बन जाए या कुछ मंथ में बन जाए। वो फिर कुछ लोग जिनके पास पैसे वगैरह ज़्यादा हैं, वो आपको कहते हैं कि हम लोग सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, ये करते हैं, वो इस तरह नहीं होता। ट्रेनिंग के लिए आपको टाइम लगता है कि सदियाँ लग जाती हैं। अब 10 साल ट्रेनिंग करते हैं, 10 साल बाद भी बॉडी जो बनती है, आपको लगता है कि इसमें कमी है, तो वो आप जितनी एक्सरसाइज करते रहेंगे, टाइम ड्यूरेशन उसके साथ साथ बनती जाएगी वैसे। अच्छा, अगर हम अब जैसे आपने बिगिनर की बात की कि उसको पहले जो है वो सर्किट ट्रेनिंग करनी है 2 से 3 हफ्ते, इसमें एक ट्रेनर के बताइएगा कि रोल के बारे में, कि अगर कोई शख्स खुद आता है, आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो किस तरह की इंजरी उसको हो सकती है और ट्रेनर किस तरह का रोल जो है वो इसमें प्ले करता है? ट्रेनर इसमें ये करता है कि आपको वो वेट लिफ्टिंग में आइडिया देता है। अब जिस तरह मैंने पहले भी बात की ईगो लिफ्टिंग की, तो वो एक बंदा एक एक्सरसाइज कर रहा है, उसको देख के उसने 10 वाला डंबल उठाया तो मैं उठा नहीं सकता, अगर तो मैं उसको देख के उठा लूँगा। तो ट्रेनर आपको ये गाइड करता है कि आप जो वेट वो बता रहे हैं वो उठाएं। उससे ये होता है कि इंजरी में आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, नहीं होते, ना होने के बराबर। फिर उसमें ये है कि ट्रेनर का कॉन्सेप्ट ये है कि वो आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलता है। अचानक से आते हैं, अब स्टूडेंट न्यू आते हैं, वो आते ही वेट ट्रेनिंग ज़्यादा करते हैं, उसके बाद उनको क्रैम्प पड़ते हैं, कुछ को पेन्स होता है, मसल पुल हो जाते हैं, वो फिर नहीं आते। ट्रेनर का रोल ये होता है कि वो अगर स्टेप बाय स्टेप लेके चलता तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। किस तरह की इंजरीज़ आपने अपने लाइफ स्पैन में देखी हैं कि हम अगर लैक ऑफ उस नॉलेज की वजह से लोगों ने जो है वो ईगो लिफ्टिंग की वजह से अपने जो है वो करियर भी, क्योंकि आगे बॉडी लिफ्टिंग जो है वो वेट लिफ्टिंग जो है बहुत बड़ा करियर भी है, लोग इससे पैसे भी कमाते हैं, तो आपने किस तरह की इंजरीज़ खुद देखी हैं इंजरीज ताकि लोगों को ज़रा तंबीह भी हो? इंजरीज़ में ये मैं लोगों को, क्या अपने स्टूडेंट्स हैं, ये सब लोग जो देख रहे हैं, उनको यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप डेड लिफ्ट एक एक्सरसाइज है हमारी, जिसमें वेट लिफ्टिंग की जाती है। वो वेट लिफ्टिंग जब तक आपको एंगल्स और आइडियाज़ उसके नहीं पता, तब तक उसको अवॉइड करें। एक बंदे को देख के वो स्टार्ट ना कर दें, क्योंकि वो उसी को देख के यूज़ करते हैं, उससे इंजरी मोस्टली होती हैं और वो मैंने देखी है। ठीक है, वो होती रहती है। अच्छा, अब चलते हैं, हमने पहले बिगिनर की बात की कि एक स्टूडेंट जो है वो आपके पास आया, उसने जो आपने उसको सर्किट ट्रेनिंग करवाई, उसके मसल्स को जो है वो रेडी किया, उसके बाद उसके बॉडी में थोड़े से पड़ना शुरू हो जाएंगे क्रैम्प्स,
वो जब क्रैम्प्स जब पड़ेंगे उस क्रैम्प्स के दौरान उसने एक्सरसाइज करते रहना है या बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट देना है, उसके बाद जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है? क्रैम्प जब आपको पड़ जाता है उसके बाद इतनी ताकत नहीं होती कि आप एक्सरसाइज कर लें। क्रैम्प के भी कुछ रीज़न और पार्ट्स हैं कि अगर आपके हाथ में क्रैम्प पड़ गया तो अब हाथ से आप वेट लिफ्ट नहीं कर सकते, या पेट लगाते हुए पेट में क्रैम्प पड़ गया तो आप मूव नहीं कर सकते। तो उसमें यही होता है कि रेस्ट दे दिया जाए। नाज़रीन, फिटनेस के ऊपर हम जो है वो गुफ्तगू करें, इसी के साथ हकीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें गुड़ की अफादियत के बारे में ज़रा तफसीलन बता रहे हैं। इस बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ब्रेकअप वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम फिटनेस के हवाले से जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे, बात वहीं से जो है वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हमने एक बर्थडे विश करनी है। सुफियान यासीन साहब हैं जी, उनकी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मे अल्लाह हेल्प यू इन ऑल योर एंडेवर्स इन द लाइफ। नाज़रीन, इसी के साथ अब हमारे साथ रिपोर्टर रूही टीवी हसन मलिक मौजूद हैं जो हमें वेदर के हवाले से आगाह करेंगे। जी हसन, क्या सूरत हाल है जी वेदर की? जी, शहर-ए-औलिया मुल्तान और गिरदो-नवाह के अगर आज के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का मतलब सुबह सवेरे से जुज़वी तौर पर अबर आलूद और खुश सर्दी की लपेट में रहता हुआ दिखाई दे रहा है। आज अगर सुबह सवेरे की बात की जाए तो आज सुबह सवेरे जहाँ एक जानिब हल्की फुल्की धुंध पड़ने के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं, तो वहीं दूसरी जानिब वेदर मिस्टी रहने की वजह से आज प्योर इसी तरीके से फीलिंग्स आती हुई दिखाई दे रही हैं जिस तरीके से शदीद सर्दियों की सुबह होती है और सूरज तुलू होता है और मतलब बिल्कुल ऐसे क्लियर ना होने की वजह से जिस तरीके से एहसास होता है, तो आज उसी तरीके से मुल्तान शहर का वेदर रहता हुआ दिखाई दे रहा है। आज अगर शहर के कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज शहर और गिरदो-नवाह का 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। हवा में नमी का तनासुब कदरे बेहतर है जो कि 90% तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया और पाकिस्तान के फ़िज़ाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान आज 9वें नंबर पर स्टैंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आइंदा आने वाले दिनों के हवाले से बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में जहाँ एक जानिब खुश सर्दी की शिद्दत बढ़ती हुई दिखाई देगी तो वहीं दूसरी जानिब धुंध पड़ने के इम्कान भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं। स्पेशली और स्पेसिफिकली रात के औकात में और अलल सुबह के औकात में हल्की फुल्की धुंध पड़ने की वजह से जहाँ एक जानिब हद निगाह मुतासर होती हुई दिखाई देगी तो वहीं दूसरी जानिब खुश सर्दी की शिद्दत भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगर आज के मिनिमम हद निगाह की बात की जाए तो 1 किलोमीटर तक हद निगाह रिकॉर्ड की गई है, जो कि आम रूटीन में भी इसी तरीके से ही होती है। तो महकमे मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में हद निगाह भी मुतासर होती हुई दिखाई देगी, खुश सर्दी की शिद्दत भी बढ़ती हुई दिखाई देगी और धुंध पड़ने के इम्कान भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आइंदा 24 घंटों के हवाले से बात की जाए तो आइंदा 24 घंटों के दौरान जहाँ एक जानिब मतला खुश सर्दी की लपेट में होगा तो वहीं दूसरी जानिब हल्के फुल्के बादलों और सूरज की आंख मचोली की वजह से मुल्तान शहर का मतलब भी जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहता हुआ दिखाई देगा। जी जी, बहुत शुक्रिया हसन, आपने तफ़सीलन लगा किया कि इस वक्त क्या सूरत हाल है वेदर की। नाज़रीन, जैसे हसन बता रहे थे कि हमारा जो माहौल है इस वक्त थोड़ा सा आलूदा है, तो मास्क का इस्तेमाल करें ताकि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। इसी के साथ साथ बच्चों को भी तलकीन करें कि वो मास्क का इस्तेमाल जो है वो करें। हम फिटनेस पर गुफ्तगू कर रहे थे, बात को वहीं से जो है वो कंटिन्यू करते हैं। अब्दुल्ला, मैं आपसे बात कर रहा था कि क्रैम्प्स पड़ जाते हैं और उसके बाद जो है वो आपने कहा कि रेस्ट देने की ज़रूरत है। अब एक शख्स जो है वो उसने बाकायदा तौर पर अपनी ट्रेनिंग का आगाज़ करना है, तो एक मैं चाहूँगा कि पूरी रूटीन हमें समझा दें कि एक बिगनर जिसने अब सर्किट ट्रेनिंग कर ली है उसके बाद वो किस तरह के रूटीन को जो फॉलो करे। मंडे चेस्ट करे, बैक करे, ट्राइसेप्स और शोल्डर्स को अलग करे, या दो बॉडी पार्ट्स को एक दिन में करके कर ले? हाँ, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि पहले मिक्स ट्रेनिंग होगी। अच्छा, इसमें दोनों ना बाइफिकेट भी कर दीजिएगा, मेल के बारे में बता दीजिएगा और फीमेल्स के बारे में भी ज़रा बता दीजिएगा। अच्छा, फीमेल्स के बारे में ये है कि वो कार्डियो ट्रेनिंग करें, एरोबिक उनकी होती है सेपरेट, वो करें। उसके बाद वेट ट्रेनिंग में वो ज़्यादा वेट ना उठाएं, लाइट वेट यूज़ करें। और डाइट प्लान में ये है कि वो फीमेल जो है वो डाइट पर ज़रा हम गुफ्तगू करते हैं। इसी जैसे जो आप मैंने आपसे सवाल किया ना कि वीक के बारे में ज़रा प्लान बताइएगा, इसमें मेल्स के बारे में बताइएगा और फीमेल्स के बारे में भी ज़रा प्लान बता मेल्स और दीजिएगा। फीमेल्स के ऑलमोस्ट सेम ही है। ओके, सेम ही है। उसमें ये है कि कार्डियो जो फीमेल्स का वो ज़्यादा है पड़ा, वो कार्डियो ज़्यादा करें। उसमें पहले साइकिलिंग, ट्रेडमिल, पेट की एक्सरसाइजेज वो ज़्यादा करें। और जो मेल है वो वेट ट्रेनिंग करें। तो वेट ट्रेनिंग में ये है कि मंडे आप चेस्ट लगाएं, ठीक है, सिंगल मसल वीक यूँ यूज़ करें। और मंडे चेस्ट हो, ट्यूसडे बैक हो, वेडनेसडे आप बाई ट्राई का मसल होता है छोटा, तो वो एक दिन में 2 कर सकते हैं। उसके बाद आप शोल्डर करें,
और फ्राइडे को आप मिक्स गेम करें। और जैसे कि लेग से सब लोग भागते हैं, लेकिन लेग की बेस्ट गेम है, आप उसको सैटरडे को ज़रूर करें। लेग से क्यों भागते हैं लोग इतना, कि मुशक्क़त ज़्यादा होती है, या लोगों को लगता है कि यार ये शीशे में ज़्यादा उतना अच्छा लगेगा नहीं, या बॉडी पार्ट नज़र ही नहीं आना इतना? हाँ, ये इन केस ऐसा है। अब जिस तरह लोग अगर स्टेज ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उन्होंने बॉडी शो करवानी है, तो वो लेग की एक्सरसाइज करते हैं। और जो अपनी फिजिक के लिए बेस्ट करने के लिए उनके लिए होता है कि हमारे बाइसेप बड़े हों या चेस्ट बड़ी हो, तो वो उसके लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, जैसे आप बात करें कि लोग जो हैं वो लेग से भागते हैं, मैं ज़रा जानना चाहूँगा कि कहा जाता है जब हम पढ़ते हैं फिटनेस के हवाले से, तो कि लेग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप लेग से एक्सरसाइज करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में जो सबसे बिल्कुल, ज़्यादा उसी इसीलिए। से बूस्ट होता है। जिस तरह बिल्डिंग के पिलर्स होते हैं, वैसे इंसान के जिस्म के पिलर्स भी लेग हैं बड़े। लेग मजबूत होगी तो आप वेट ट्रेनिंग ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं, एक्सरसाइज। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा चलते हैं कि फ़ीमेल्स का भी मिनिमम यही उन्होंने फॉलो करना है और ऑलमोस्ट ऐसे ही है। ठीक है। और इसमें कार्डियो के आपने हवाले से बात की, अब कार्डियो एक्सरसाइज से पहले करनी चाहिए, या कुछ लोग एक्सरसाइज के बाद भी कार्डियो को जो है वो करते हैं? कार्डियो ये और वो भी बताइएगा कि एक, जैसे अभी आजकल तो विंटर्स का सीज़न चल रहा है, एक साइकिल चलते हैं, गेनिंग और कटिंग के सीज़न चलते हैं, तो इस वक्त विंटर्स में अगर गेनिंग कर रहा है कोई शख्स, तो वो भी जो है वो कार्डियो करेगा, या वो कार्डियो बिल्कुल ना करे? गेनिंग अगर कर रहा है तो उसका कार्डियो इतना कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है। ठीक है। लेकिन उसे बॉडी वार्म अप के लिए कार्डियो करना चाहिए। जहाँ बाकी लोग अगर 10 मिनट कार्डियो कर रहे हैं या 20 मिनट या 30 मिनट कर रहे हैं कार्डियो, तो वहाँ उसको 5 से 7 मिनट करना ज़रूर चाहिए। ठीक है। सर्दियों में भी ज़रूरी है, और वेट ट्रेनिंग के लिए भी कार्डियो पहले ज़रूरी है। अच्छा, कार्डियो पहले करें और उसके बाद जो है वो अपनी वेट ट्रेनिंग की वेट तरफ ट्रेनिंग जाएं। जनाब, हम अब्दुल्ला इस बात को यहीं से जो है हम कंटिन्यू करेंगे। जनाब, हम गुड़ के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। हम आपने बात किया कि अनीमिया के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो बंद हो सकता है, जिन लोगों को आयरन की कमी है उसके लिए सूदमंद हो सकता है। इसी के साथ साथ कहा जाता है कि ये ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद है। इसमें पोटाशियम की वाफिर मकदार होती है, ठीक है। जो कि दिल के लिए अच्छी है। उस वजह से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। इसका असल जो कहवा है, एक ज़ीरा सफ़ेद चुटकी भर उबाल के एक कप पानी में उसमें गुड़ मिला के अगर शुगर नहीं है तो वो अगर पिया जाए तो उससे ब्लड प्रेशर काफ़ी कंट्रोल किया जा कंट्रोल सकता है। किया जा सकता है। अच्छा, आपने अपनी जब से हम गुफ्तगू करें, आपने कहा कि शुगर अगर नहीं है तो आपने गुड़ का इस्तेमाल जो है वो करना है। अगर शुगर है किसी को तो वो बिल्कुल गुड़ का इस्तेमाल ना करे? डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें, ठीक है। उसके अलावा नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर लो रहती है शुगर, उसमें जेब में रखें थोड़ा सा, अगर ज़्यादा लो हो जाए तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि ये ब्लड प्रेशर को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है। दूसरा, इसके बारे में एक और चीज़ भी, हम जब मैं इसके ऊपर जब स्टडी कर रहा था, मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था, किडनी के हवाले से भी कहा जाता है कि ये फ़ायदेमंद है, और आपके जो मसाना है, ब्लैडर है, उसके लिए भी बेहतर है। मसाने के लिए तो बेहतर है, किडनी के लिए बेहतर नहीं। अच्छा, किडनी के लिए बेहतर नहीं है? नहीं। ठीक है। क्यों, इसकी वजह क्या है? इसमें एक केमिकल होता है, वो उसकी वजह से किडनी में दर्द हो सकता है। अच्छा, तो ये अगर किडनी का अगर आपको दर्द, गुड़ बनाने में सोडा कास्टिक ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है, अच्छा, कॉस्टिक सोडा, रंग उतारने के लिए, उसका सफ़ेद करने के लिए, फिर वो गुर्दों को नुकसान देगा। ठीक है। अगर आप इसके साथ साथ पानी का भी इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तब भी गुर्दों को नुकसान देना शुरू कर देगा, और अगर आप एक्सेस इस्तेमाल करें तब, या अगर आप थोड़ा सा भी आपने ले थोड़ा लिया, सा ले लिया तो वो तो कोई हार्ड नहीं। ठीक है। अगर पैदल चलते हैं, वर्जिश करते हैं, जैसे भाई कह रहे थे, अगर वर्जिश करते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि मेल फीमेल के लिए बाइफिकेशन है, या दोनों को इस्तेमाल किया जाता है? कुछ चीज़ों कहा जाता है ना कि फीमेल के लिए, हमल के दौरान अगर गुड़ इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा, हमल के दौरान जो है वो अगर आप, इसमें काफ़ी मिनरल, मादनियात और कैल्शियम वगैरह हैं, ठीक। जो बच्चे के लिए बेहतर है। ठीक है। मैं आपसे ज़रा आपका ज़ाती जो है वो समझना चाहूँगा कि क्या आप अपनी ज़िंदगी में गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, और अगर करते हैं तो किस तरह करते हैं? नहीं, मैं तो डायबिटिक हूँ। अच्छा, आप डायबिटिक हैं? हाँ। ठीक है। मैं बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। इंसुलिन क्योंकि लगाई जाती है, उसकी वजह से थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया जाए तो बेहतर। अपने घर में आप अगर बाकी जो अफराद हैं उनको किस तरह तजवीज़ देते हैं कि वो किस तरह? उनको तो मैं करता हूँ, इस्तेमाल करवाता हूँ। शुगर के बिल्कुल अल्टरनेट आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि शुगर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो रही, चीनी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो रही, और गुड़ इस्तेमाल हो रही है? नहीं, वो गुड़ अगर सही मिल जाए तो। बाद लोग गुड़ में कास्टिक और बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, जिसकी वजह से ये आपने एक मेरे जहन में एक और तशवीश डाल दी है कि सही गुड़ की क्या जो है वो आप देख सकते हैं वो किस तरह एक में पता भिंडी की चलेगा? तरह होता है पौधा, अच्छा। तो सोख लई कहते हैं उसको। उससे अगर बनाया जाए गुड़ तो उससे बेहतर रहता है। आप उसकी शक्ल देख के नहीं बता सकते कि गुड़ सही है या वो किस तरह बताया जा सकता है? जो ज़रा गहरे रंग का है ना, वो गुड़ सही है। वो गुड़ सफ़ेद होता है, उसमें चीनी की आमेजिश करते हैं। चीनी 180 रुपये किलो है, वो 280 रुपये किलो है। उस वजह से जो है ना, ये लोग इसकी मिलावट करते हैं, उसका वज़न बढ़ाते हैं। ठीक है।
और इसके अंदर जो और शुगर मिलों में जब चीनी बनते हैं, क्रिस्टल बनते हैं, तो एक मैल उतरती है, अच्छा वो भी लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। देखें सर, हमारा अलमिया ये है कि हमारा जहाँ पर जिसको ना मिलावट का वो वो सस्ते मिलेगा। दामों लेके ना 280 रुपए के हिसाब से बेचते हैं। तो अच्छा, एक शख्स देख रहा है गुड़ को, मैंने देखा अगर उसका कलर थोड़ा सा आप जैसे कह रहे हैं कि थोड़ा डार्क है तो वो मैं इस्तेमाल कर लूँ। हाँ, अगर गुड़ पुराना है तो वो डार्क हो जाएगा। हाँ, तो फिर अब ये फ़र्क किस तरह किया जाएगा कि अच्छा गुड़ कैसा है और उस जायके से मालूम होता है। अच्छा, जायके से भी पता चल जाता है। जो सही गुड़ है ना, वो जब खाया जाता है तो उसमें कोई कड़वाहट बाद में नहीं आती। जो केमिकल वाला होगा या पुराना होगा उसमें थोड़ी सी कड़वाहट बाद में आएगी। अच्छा, वो आफ्टर टेस्ट जिसको हम कहते हैं। आफ्टर टेस्ट। ठीक है। अच्छा जनाब, जैसे आपने ये बताया कि इसको गुड़ की जो है वो सही शक्ल में लेना ज़रूरी है। अगर जैसे कोई शख्स है जिसको कोई बीमारी है, उसके लिए कोई किस तरह के जो है वो टेस्ट करा ले, उसको पता चल जाएगा कि मेरे लिए जो है वो गुड़ बेहतर नहीं है? शुगर, सिर्फ शुगर? आप किसी भी बीमारी में ये इस्तेमाल कर सकते हैं? सिर्फ शुगर ठीक की है। वजह से जो है ना वो नहीं इस्तेमाल कर सकते। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि हम लोग जब गुड़ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो किस तरह की चीज़ों का एहतियात करना चाहिए? जैसे आपने बताया कि अच्छी खालिस गुड़ का इस्तेमाल करना है, इसके अलावा किसी चीज़ का एहतियात करना है, इसका ज़रा तफसीलन जवाब दीजिएगा। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद इस बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम गुड़ की अफादियत पे जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे। अब बात को वहीं से जो है वो कंटिन्यू करते हैं। जनाब, मैं आपसे पूछ रहा था कि गुड़ को जो है वो इस्तेमाल करते हुए किन चीज़ों का एहतियात रखना चाहिए? जैसे आपने बात की कि उसको देख लेना है कि वो गुड़ खालिस है, इसके अलावा किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है? बस ये ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, ये भी ख्याल रखें। ठीक है। और इसको बच्चों से भी ज़रा अगर बच्चे मीठे के शौकीन होते हैं वो दांतों को नुकसान देता है। अच्छा, बच्चों के दांतों को नुकसान देते हैं या बड़ों के दांतों बड़ों को भी। अच्छा, सैट्रिक एसिड होता है इसमें, वो दांतों को नुकसान देता है। अच्छा जनाब, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये हम जब डाइजेस्टिव सिस्टम की अपने बात करते हैं, कहा जाता है कि पेट से ही सारी बीमारियां जो हैं वो स्टार्ट होती हैं, मदर ऑफ ऑल डिजीज़ कहा जाता है। तो वो किस तरह जो है वो इसमें हेल्प करता है डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने में? मैंने अर्ज किया ना, एक सुन्नत है खाने के बाद मीठा खाना, उस सुन्नत को हम नहीं वो कर सकते, इसलिए निज़ाम हज़म के लिए ये बेहतर है। ठीक है। अगर चूसा जाए तो, अगर चूसा खाया ना जाए और चूसा जाए, इसको थोड़ा थोड़ा हर खाने मील, एक मील के बाद, जैसे आप बता रहे थे कि ब्रेकफास्ट के बाद अगर इसको खाया जाए तो ये बेहतर है। दूसरा, ख़वातीन के बारे में बताइएगा कि उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है ये? जी, उनके लिए भी अच्छा है। उनकी औरतों की जो अमराज होती हैं उनके लिए बेहतर है। ठीक। अब्दुल्ला साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम लोग बात कर रहे थे एक्सरसाइज के ऊपर कि किस तरह जो है वो एक्सरसाइज करनी है। अब हमारे पास एक बच्चा जो है वो उसने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी, वो आपके पास आया, आपने पहले उसको सर्किट ट्रेनिंग कराई, उसके बाद उसको 1 बॉडी पार्ट अ वीक पे आप उसको बॉडी पार्ट अ डे पे आप उसको ट्रेन करा रहे हैं। अब उसने डाइट भी लेना स्टार्ट करनी है, तो किस तरह की डाइट जो है वो आप उसको जो है वो रिकमेंड करते हैं? कितनी कैलोरीज उसको खानी चाहिए अगर वो वेट गेन करना चाह रहा है? इसके बाद फैट लॉस पे भी आएंगे। वेट गेन करना चाह रहा है तो वो उस कितनी कैलोरीज उसको लेनी चाहिए दिन में? वेट गेन के लिए आपको ये करना चाहिए कि बॉडी अपना वेट जो है ना उसको कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है। कैलोरीज से बाहर। अब आप ये देख लें, अगर आपका वेट 60 kg है फॉर एग्जांपल, आपने वेट गेन करना है 60, तो आपकी डेली की जो कैलोरीज है वो 1200 प्लस हो। 1200 प्लस हो? हाँ, मिनिमम 1200 तक। ठीक है। तो इससे ज़्यादा प्लस हो तो आपके लिए ठीक है। और बच्चों को इस चीज़ से मना किया जाता है आजकल, फास्ट फूड जिस तरह ज़्यादा है, तो फास्ट फूड अवॉइड करें। गेनिंग के दौरान भी फास्ट फूड अवॉइड करना है? अवॉइड करना है। ठीक है। ऑयली होता है ना चीज़ें। ठीक है। ऑयली है और फैट उसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा, वो फैट फ़ायदे वाला नहीं है। ठीक है। अच्छा, वो कहा जाता है कि अगर आप कैलोरीज बर्न कर रहे हैं तो अगर आपके पास थोड़ी सी विंडो निकल आती है तो आप शायद फास्ट फूड को जो है वो एंजॉय कर लें थोड़ा सा। इन केस ऐसे अगर पिज़्ज़ा है ना तो उसके 8 स्लाइस होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि आप टेस्ट बड्स के लिए ना आप 1 स्लाइस खा लें। ठीक है, खा सकते हैं। अच्छा, ये मेंटेन किया जा सकता है फॉर द वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि बंदा जो है उसने वो लाइफ को एंजॉय भी तो करना है? किया जा सकता है अगर आपका पैशन हो, आपने करना है, गोल अचीव करना है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने गेनिंग के बारे में बता दिया कि उस वक्त आपने अपने मुंह को जो है वो कंट्रोल में रखना है, तो फैट लॉस के टाइम पे फिर आप और ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। सेम ऐसे ही रूटीन है फैट लॉस में, आपने इससे ज़्यादा करना है। आपने चीज़ों को ज़्यादा अवॉइड, अब उसमें जिस तरह चीट मील हम दे रहे हैं, एक संडे वीक में 7 डेज हैं, तो संडे हम चीट मील दे देते हैं। अच्छा, चीट मील का है? हाँ, उसमें चीट मील अलाउ कर देते हैं, लेकिन फैट में जब फैट लूज़ करना है तो तब वो भी अलाउ नहीं होता। ठीक है।
तो वो कहा जाता है कि बॉडी आपकी आदी हो जाती है, अडेप्ट कर लेती है, तो एक दफ़ा उसको बॉडी को शॉक देना लाजमी होता है। एक जो है वो 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद फैट लॉस की जर्नी में एक बड़ा मील खा लेना चाहिए। खा सकते हैं, लेकिन हम रूटीन अपनी में ये कहते हैं कि आप अवॉइड करें कुछ टाइम, ठीक है। अगर आपने सही मायनों में वेट लूज़ करना है। अच्छा, जैसे अब फैट लॉस पे एक शख्स है, वो 1200 कैलोरीज आपने बताया, वो तो 1200 थोड़ी सी कम लेगा, तो वो कितने अरसे बाद उसको मेंटेनेंस के बाद उसको थोड़ी थोड़ी कैलोरीज अपनी रिड्यूस करनी चाहिए, या उसी को मेंटेन करता हुआ चलता जाए? उसी को मेंटेन करता हुआ चलता जाए। ठीक है, वो मेंटेन करता हुआ चलता जाएगा तो सेहत अच्छी होगी उसकी। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा ब्रेकफास्ट पे बात जाते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और स्नैक्स में फैट गेन के बारे, अपने वेट गेन के बारे में बताइएगा और लॉस के बारे में बताइएगा कि अच्छी डाइट हमारी क्या हो सकती है। अच्छी डाइट में वेट गेन में हम ये करते हैं कि अगर मॉर्निंग फर्स्ट ब्रेकफास्ट है आपका, तो उसमें आप बॉयल्स एग लें, ठीक है, उसमें आपने यॉक नहीं लेनी, वाइट एग यूज़ करना है, उसमें ब्राउन ब्रेड आप यूज़ करें। ब्राउन ब्रेड के साथ आप जो गेनिंग के लिए उनको हम दूध बोलते हैं कि दूध यूज़ करें, और जो वेट लूज़ करते हैं उन्हें ग्रीन टी बोल देते हैं, या कॉफ़ी ले लें जिस तरह लोग लाइक करते हैं। मतलब सुबह में आपने कार्ब्स इतने ज़्यादा नहीं लेने, कार्ब्स नहीं लेने, प्रोटीन बेस्ड रखना है। प्रोटीन आपने इंटेक करना है, और उसके बाद आपने 2 घंटे का गैप दे के जो गेनिंग वाले हैं वो ओट्स लें, वाइट ओट्स, ओके, वो उनके लिए बेस्ट है बड़ा गेनिंग के लिए ना। और वेट लूज़ वाले जैसे कि आ गए, वो जौ का दलिया लें, वो उनके लिए बेस्ट है बड़ा। फिर उसके बाद आप लंच करते हैं। लंच में ये है कि अब जो गेनिंग करना चाहते हैं उनके लिए कार्ब्स लोडिंग भी ज़रूरी है और प्रोटीन भी ज़रूरी है। तो उसमें हम उन्हें बोलते हैं कि आप कीमा खाएं और साथ बॉयल चावल खा लें। और जो सेम लूज़ वाले हैं उनके लिए जस्ट प्रोटीन चाहिए, उन्हें कार्ब लोडिंग नहीं चाहिए। ठीक है। तो प्रोटीन के लिए उन्हें थोड़ा सा चिकन बोल देते हैं, या कोई ये बोल देते हैं कि आप हाफ रोटी के साथ सालन खा लें। ओके। फिर आप जिम जाते हैं, जिम की अब टाइम ड्यूरेशन है इवनिंग में। इवनिंग में ये है कि मोस्टली लोग 5 बजे के बाद ही आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ओपन 24 आवर्स नहीं है, 5 बजे के बाद ओपन है। तो उसमें ये है कि आने से पहले कुछ ना कुछ इनटेक करके आएँ। अच्छा, वो कुछ ना कुछ में क्या हो सकता है? कुछ लोग कॉफ़ी लेते हैं, हाँ। कुछ लोग सॉल्ट और वाटर ले लेते हैं गर्म पानी में। वो है डिटॉक्स वाटर आप बना सकते हैं, उसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे कहने में ये है कि आप आने से पहले कुछ लोडिंग करके आएँ अपनी बॉडी अच्छा, में। कार्ब्स क्योंकि लेके आएं। हाँ, कार्ब्स लेके आएँ, क्योंकि आपने वेट ट्रेनिंग करनी है या कार्डियो करना है, उसके लिए बॉडी में नीड होना ज़रूरी है। अगर आप कुछ नहीं लेके आएंगे, एक पानी पी के आ जाएंगे या कॉफ़ी लेके आएंगे, तो आपको वीकनेस ज़्यादा फील होगी। उसमें ये होता है कि लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं, उस टाइम आपका बीपी लो हो जाता है अक्सर, तो उसके लिए कुछ ना कुछ खा के आएं, वो बेहतर ठीक है। है। क्या बेस्ट हो सकता है प्री वर्कआउट मील अगर हम बात करें? प्री वर्कआउट में आप ये है कि आप कॉफ़ी लेते हैं, अगर वेट लूज़ करना है ठीक है। तो कॉफ़ी बेस्ट है आपका। ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी साथ एक सेब ले लें, आप वो खा सकते हैं, साथ 2 अंडे ले लें, वो बेस्ट है, आपकी लोडिंग भी हो जाती है और उसमें कॉफ़ी भी आप इनटेक कर लेते हैं। और अगर वेट गेन करना है तो उसके लिए आपने लोडिंग करके आनी है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट मील है, कार्ब्स में बॉयल पोटैटो हैं, वो खा के आएँ, साथ एग्स हैं वाइट एग्स 3 से 4 वो ले लें। ठीक है। अच्छा, अब वर्कआउट के बाद हमने क्या खाना है इवनिंग के टाइम पे? वर्कआउट के बाद आपने कार्ब लोडिंग नहीं करनी। कार्ब लोडिंग करेंगे तो आपका पेट बाहर ब्लोटेड हो जाएगा। हाँ, तो उसमें यह है कि प्रोटीन आप खा सकते हैं। प्रोटीन की भी एक क्वांटिटी होती है, क्या आप मैक्सिमम में आप 200 से 300 ग्राम तक जाएं। ठीक है। उसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि वो घर में बॉयल्स बना लेते हैं, नहीं तो अगर बाहर से अगर जिस तरह डाइट नहीं बनती तो वो बाहर से पीस वगैरह लेके उसको ये कहा जाता है कि मसाला वगैरह अवॉइड करें, वॉश करवा के आप वो बना लें, वो खा लें, ठीक, बेस्ट है। और डिनर के टाइम पे? डिनर में ही ये काउंट, ये डिनर में काउंट करेंगे आप? डिनर में ही काउंट। ओके, ये अब हमारा पूरा मील प्लान हो गया। अब लोगों से प्रोटीन गोल उनका डेली का हिट नहीं होता। पहले मैं चाहूँगा कि आप ज़रा एक्सप्लेन कर दें कि एक शख्स ने अगर अपने बॉडी वेट के हिसाब से जहन में रखना है तो उसका किस तरह वो जो है वो तयन कर सकता है कि मेरा इतना प्रोटीन गोल होना चाहिए पर डे के हिसाब से। अब जैसे मैंने पहले बताया 60 वेट है ना, तो आपको 1200 कैलोरीज चाहिए। ठीक है। आपने उसको ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, आप बल्कि 3 में करना है। आपने उसमें प्रोटीन भी ऐड करना है, आपने उसमें कार्ब्स लोडिंग भी करनी है, आपने उसमें फैट भी रखना है। अब इस सब में क्वांटिटी जो फैट की होगी ना वो सबसे आपने कम रखनी है। ठीक है। अब जिस तरह 1200 कैलोरीज हैं, आप उसको डिवाइड करने हैं, आपने मिनिमम पूरे दिन में 500 ग्राम आपने वो लेना है प्रोटीन। ओके, 500 ग्राम। 500 ग्राम, ठीक है। 500 ग्राम हमें सोचने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अगर एक पीस देख लें मुर्गी का, एक चेस्ट पीस, तो वो खाली 300 ग्राम तक का आ जाता है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा डेली के हिसाब से 500 ग्राम का प्रोटीन करना। लोग कहा जाता है कि अपने बॉडी वेट को ज़रा उसके हिसाब से लिया जाए तो 120, 130, 150 के करीब अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं डेली के हिसाब से तो वो ठीक है। ठीक है, लेकिन अब जिस तरह वेट गेन करना है, उसके लिए तो प्रोटीन आपको चाहिए ना। ठीक है। तो आप खाली पेट अगर रहेंगे तो वो वेट गेन कैसे होगा? तो वो आपको प्रोटीन भी ज़रूरी है, फिर कार्ब लोडिंग ज़्यादा है। कार्ब लोडिंग आपको मसल ट्रेनिंग में, मसल साइज में अच्छी होती है।
फिर बॉडी नीड फैट भी, तो थोड़ा सा आपने फैट भी लेना है। थोड़ा सा फैट भी लेना अगर है। फैट को ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो वो बल्कि फैट बन जाएगा, वो फिर अच्छा नहीं लगता। ठीक है। अच्छा, अब इसमें लोगों का नहीं हिट हो पा रहा होता, जो वो या टाइम नहीं मिल रहा होता, या लोग जो हैं वो उनके बना नहीं पा रहे होते, या उस तरह सोर्सेज भी इतने उनको नहीं मिल रहे होते, जैसे सर गुड़ की बात कर रहे थे कि खाली समय नहीं मिल रहा होता, तो फिर उसमें लोग कहते हैं कि अब हम सप्लीमेंट्स का सहारा ले लें। आर सप्लीमेंट्स गुड फॉर यू, या कुछ लोग डरते हैं कि यार किडनी हमारी को फेल ना हो जाए या दीगर हमारे मसाइल ना शुरू हो जाए? सप्लीमेंट को लेके ना हमारे लोगों का मिथ बहुत अलग हो गया। और वो भी तो कहते हैं ना इन्हें डब्बे वाली बॉडी बनाई हुई है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। सप्लीमेंट का ये सीन है कि पेरेंट्स थोड़े ओल्ड माइंड थे पहले, वो लोग ये कहते हैं कि सप्लीमेंट को वो काउंट कर देते हैं कि ये आपके गुर्दे ख़त्म कर देता है, ये कर दे। वो नेचर थिंग है, नेचर चीज़ है। आप वो दूध use से कर बनाया सकते जाता है। हैं। बिल्कुल ऐसे ही वो दूध से बनाया जाता है। फिर वो वीडियोज़ में कुछ दिखाते हैं हमारे यूट्यूब वगैरह पे कि वो सुंडियों से बनाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो दूध से ही बनाया जाता है, पनीर से। अब्दुल्ला, इस बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन, बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हो रही है, अब बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे सप्लीमेंट्स के हवाले। आप सप्लीमेंट्स के हवाले से एक्सप्लेन कर रहे थे कि कितना जो है वो बेनिफिशियल हो सकता है। अच्छा, इसको कंपेयर कीजिएगा, अगर किसी की नीड्स डाइट से पूरी हो रही हैं तो तब उसको सप्लीमेंट की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये भी ज़रा ऐड कर दीजिएगा इसमें। अगर क्वांटिटी आपकी डाइट की अच्छी है, आपकी डाइट से नीड पूरी हो रही है, तो सप्लीमेंट को अवॉइड करें। ठीक है। ओके। सप्लीमेंट ये नहीं कह सकता कि सेहत के लिए ख़राब है। ठीक है। सप्लीमेंट अच्छे हैं लेकिन वो कॉस्ट से ज़्यादा पड़ जाते हैं। ठीक। तो इसके लिए आप नेचुरल जो खा रहे हैं वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है। अच्छा, अब ऑथेंटिक मिल जाते हैं अगर पाकिस्तान में? हमारे यहाँ तो ये भी अलमी है ना कि ऑथेंटिक भी नहीं मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाकिस्तान में कुछ ऑथेंटिक नहीं है पॉसिबल। अब मैं ये बैठ के कहूँ कि हर चीज़ आपको मिल जाती है पाकिस्तान में, यहाँ पे चीट किया जाता है स्टूडेंट्स को ना। न्यू स्टूडेंट होते हैं, उन्हें आइडिया नहीं होता, उन्हें मिसगाइड किया जाता है कि ये सप्लीमेंट है। 3 बॉक्सेस रख दिए जाते हैं, ये पाकिस्तानी है, ये इंडियन है, ये ओरिजिनल है। सब चीज़ें सेम ही होती हैं। आप सबसे बेस्ट तो ये है कि खुद बाहर से मंगवाएं, वो बेस्ट है। या फिर अगर आप जिम ट्रेनर पे, जिम ऑनर पे ट्रस्ट करते हैं, वो अगर आपको ट्रस्ट, स्टूडेंट एक क्लाइंट में पैसा अगर उसको नहीं समझता तो वो उसको फिर ओरिजिनल चीज़ दे सकता है। ठीक है। अच्छा, मिल जाती अब जैसे हमने डाइट पे भी बात कर ली, हमने सप्लीमेंट्स की बात कर ली, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ लोग जो हैं वो उस बॉडी को अचीव करने के लिए नेचुरली, जिसकी मैं बात कर रहा था, वो नहीं हो पा रही होती क्योंकि वो एक इन्हांस्ड वर्जन होता है, तो वो कुछ स्टेरॉइड्स की तरफ या इस तरफ भी जाता है। मुझे ज़रा बताइएगा कि वो कितना ख़तरनाक हो सकता है, कि आपकी बॉडी पे कितना का नुकसान हो सकता है? स्टीरॉयड ये है कि आपको एकदम से इफेक्ट नहीं देता, वो लॉन्ग टर्म होता है। वो उसका साइड इफ़ेक्ट जो है ना वो लॉन्ग टर्म में जाता है। तो वो थोड़ा थोड़ा करके आपको साइड इफ़ेक्ट इंटरनल बॉडी में देता जाता है, आपके ऑर्गन्स ख़राब करता है, और उसका फ़ायदा कुछ टाइम के लिए होता है। तो उससे ये है कि अवॉइड करें, वो ज़्यादा बेहतर है। जो बिगनर है, अब जिसका पैशन है, जिसने करना है, स्टेज कंप्लीट करना है, उसके लिए वो गोल है, उसने कुछ भी करके करना है स्टीरॉयड यूज़, उसे हम रोक नहीं सकते। लेकिन जो न्यू आता है, जिसने खुद की अच्छी फिजिक के लिए स्टीरॉयड यूज़ करना है, तो उसको अवॉइड करने के लिए कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें अब हम क्योंकि प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में मौजूद हैं, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि क्या जिम जाना लाजमी है, या घर पर भी आप एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को मेंटेन रख सकते हैं, आप वेट लॉस कर सकते हैं, वेट गेन भी कर सकते हैं, जो फिज़िक हमने मेंटेन करनी होती है? घर बैठ के भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। जिम ज़रूरी है भी सही और नहीं भी है। कुछ लोग आउटडोर पहले जाते थे वॉक वगैरह करने के लिए, अब वैसा माहौल नहीं है, नहीं जा सकते, तो इंडोर जिम इसीलिए बनाया गया है। और घर बैठ के आप एक्सरसाइज करें तो उसमें आप 2 डंबल्स तो हर कोई ले सकता है, वो लें। आप पुशअप करें चेस्ट के लिए, वो बेस्ट एक्सरसाइज है। आप पेट लगा सकते हैं, क्रंचेस, लेग रेजेस, वो मैट पे नीचे बैठ के कर सकते हैं। डंबल से आप शोल्डर की एक्सरसाइज भी होती है, बैक भी होते हैं, बाइसेप, ट्राइसेप, आप अपनी फिजिक मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, मेंटेन कर सकते हैं, और उसमें आप बना भी सकते हैं, आप अगर आपने बना सकते हैं। अच्छा, पुशअप्स और पुलअप्स की आपने बात की। यूजुअली अगर कोई बंदा जिम भी कर रहा है और साथ वो घर में अपनी जो है वो, अगर उसे किसी दिन मिस हो जाती है, तो वो पुशअप्स अगर लगाता है तो वो कहते हैं कि ओवर ट्रेनिंग आपके हो जाएगी। उसके बारे में बताइएगा कि क्या वो उसको घर में करनी चाहिए, इस तरह की पुशअप्स भी लगाने चाहिए, पुलअप्स भी लगाने चाहिए? पुशअप और पुलअप्स आप वीकली बेस पे डेली लगा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। मैक्सिमम तब आप लगा सकते हैं। हाँ, शोल्डर एक्सरसाइज में पुलअप को अवॉइड करते हैं, क्योंकि आप वो हाथ से रेस कर रहे होते हैं ना, तो शोल्डर की एक्सरसाइज में पुलअप अलाउ नहीं है। लेकिन कुछ लोग
बॉडी जिस तरह वार्म अप के लिए वो पुलअप करते हैं वो कर पुल- सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। वार्म अप के लिए भी पुलअप्स करनी चाहिए? कहते हैं कि जिम के अंदर दाखिल होते ही आपको पुलअप्स नहीं लगाने चाहिए, इंजरी होने का खतरा है। जिम में दाखिल होते पुलअप आप नहीं कर सकते, पहले बॉडी हीट करें, वार्म अप करें, उसके बाद आप पुलअप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें वार्म अप की आपने बात कर दी, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ वार्म अप? अगर आप वार्म अप नहीं करते तो किस तरह की इंजरी हो सकती है आपकी बॉडी में? आप वार्म अप अगर नहीं करते, वो बॉडी पार्ट आपका वार्म अप नहीं है, हीट नहीं है, तो अगर आपने वेट ट्रेनिंग शुरू किया, आपने डंबल उठा लिया, तो आपकी बोन्स थोड़ी सी उस टाइम वीक होती हैं, उसको हीट नहीं मिली होती, तो वो इंजरी आपको कर सकती है। अच्छा, इसमें हमने सारी एक्सरसाइजेस की बात कर ली। लोग अक्सर औकात भागते हैं, जैसे आप कह रहे थे लेग एक्सरसाइजेस से भागते हैं, दूसरा कंपाउंड एक्सरसाइजेस से भागते हैं, स्क्वाट से भागेंगे, डेडलिफ्ट से भागेंगे, और ट्रेनर को नहीं बताएंगे, कहेंगे यार हमने नहीं इसको इतने पैसे देने, हम जो है वो खुद ही लगा लेंगे। तो कंपाउंड एक्सरसाइजेस की इंपॉर्टेंस के बारे में ज़रा बताइएगा कि हाउ इंपॉर्टेंट आर दी, और क्या फीमेल्स भी कंपाउंड एक्सरसाइजेस लगा सकती हैं? कर सकती हैं। अब स्क्वाट जो है, स्क्वाट लेग के अंदर ही आता है, स्क्वाट तो लगा सकते हैं। अब जिस तरह स्टूडेंट को पनिशमेंट मिलती है, टीचर्स कह देते हैं चलो सिटअप लगाओ, तो वो वैसी ही चीज़ है, आप कर लें, आपकी सेहत के लिए ज़्यादा मैं वेटेड स्क्वाट्स की बात कर रहा था, वेटेड स्क्वाट, जो हमारा बार रख के और उसमें वेट्स के साथ की जाती है। चेस्ट ट्रेनिंग कर सकते हैं आप। ठीक है, कर सकते हैं। जनाब, प्रोग्राम के हम बिल्कुल आखिरी से मौजूद है। मैं चाहूँगा कि हमने गुड़ की तकरीबन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो गुफ्तगू की। आप इस सारी गुफ्तगू को समअप करके अगर आवाम को कोई पैगाम देना चाहें तो हाँ, प्लीज़ मैं यही दीजिए। कहूँगा, डाइटिंग अगर कोई बंदा कर रहा है ना, तो उसे बिल्कुल ना खाने से बेहतर है थोड़ा सा गुड़ खा ले, थोड़ा सा उससे गुड़ खा ले। पेट थोड़ा सा भरा भरा महसूस होगा। हाँ, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, वो मोटापे की तरफ जा सकता है। एक हद तक ना खाने से बेहतर है थोड़ा सा गुड़ खा ले। अब्दुल्ला, इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग, बिल्कुल प्रोग्राम के हम आखिरी हिस्से में मौजूद हैं। अगर आपको ये ऐड करना चाहें कोई चीज़। एक्सरसाइज मेरा ये है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्सरसाइज लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हो गई है। आप आउटडोर अगर नहीं कर सकते, कोई गेमिंग वगैरह, क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह, तो आप एक्सरसाइज को प्रेफर करें, ज़्यादा अच्छा है। हकीम फजल महमूद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। हमने गुड़ की अफादियत पर जो है वो तफसीलन गुफ्तगू, उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन को भी गुफ्तगू जो है वो अच्छी लगी होगी और इससे कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अब्दुल्ला, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमने उन सारी चीज़ों पर गुफ्तगू की जो फ़िटनेस के हवाले से बहुत ज़रूरी हैं, और मज़ीद भी कुछ चीज़ें रहते हैं तो हम आपको दोबारा जो है वो प्रोग्राम में जो है वो दावत देंगे। इसी तरह हकीम साहब, गुड़ के हवाले से भी कुछ चीज़ें जो है वो मिस हो गई हैं, इंशाल्लाह दोबारा जो है वो प्रोग्राम में आपको दावत देंगे। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम के वक्त जो है वो अख्ताम हुआ। अपने मेज़बान तहम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।